सुप्रीम मेडिसिन गॉड सिस्टम। अध्याय 51। मुझे भी नहीं पता, अभी तो सब ठीक था, पर 2 मिनट पहले ये लोग दौड़कर आ गए। युदाओ, मैं थोड़ा डरा हुआ हूँ। वूमीजी ने पहले कभी ऐसी स्थिति नहीं देखी थी। शार्क गैंग ने जब भी उपद्रव मचाया था तब भी ऐसा नहीं हुआ था। वांग युदाओ ने भौहें चढ़ाईं, ये सोचकर कि कोई उसके खिलाफ चाल चलने की कोशिश कर रहा है। उसने वूमीजी को अपने पीछे छिपा लिया और एक पल के लिए भी जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। अगर वह दुकान में अकेला होता तो इन लोगों को तब तक पीटता जब तक उनकी अपनी माएँ उन्हें पहचान न लेती, लेकिन आखिरकार वूमीजी वहाँ थी। अगर वह उसे छोड़ देता तो वूमीजी को जरूर चोट लगती। हालांकि इन लोगों द्वारा कुछ देर तक चीजें तोड़ने के बाद कोई व्यक्ति वांग युदाओ की ओर एक बल्ला लेकर चलने लगा। आते हुए बल्ले को पकड़कर वांग युदाओ ने उस व्यक्ति के पेट में लात मारी, फिर अपने हाथ में लिए हुए बल्ले से उसके सिर पर जोर से वार किया। चूंकि तुम निर्दयी हो, इसलिए मुझे निर्दयी होने का दोष मत दो। लगातार कई लोगों को गिराने के बाद वांग युदाओ ने भौहें चढ़ाईं और फिर अचानक बाहर से पुलिस सायरन की आवाज आई। वे इतनी जल्दी आ गए। उसने भौहें चढ़ाईं, उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। पुलिस आ गई, अच्छी बात है। वूमीजी ने राहत की सांस ली, उसे उम्मीद थी कि पुलिस मदद के लिए आएगी। वांग युदाओ ने भौहें चढ़ाईं और जल्दी से ली हु और वांग चेंगकाई को संदेश भेजने में लग गए। तभी जो लोग चीजें तोड़ रहे थे वे तेजी से भागते हुए चारों तरफ बिखर गए। वांग युदाओ ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन शुक्र है कि अभी भी एक व्यक्ति जमीन पर पड़ा था। क्या हो रहा है? पुलिस बहुत जल्दी आ गई। नेता कोई जवान नहीं था, लगभग 30 साल का। अंदर आकर उसने चारों ओर देखा, फिर उसकी नज़र वांग युदाओ पर पड़ी और आखिरकार वांग युदाओ के हाथ में डंडे पर। इसे ले जाओ। बिना कोई सवाल पूछे या स्थिति के बारे में पूछताछ किए उस आदमी ने हाथ हिलाया और पुलिस अधिकारी तुरंत आगे आ गए। वांग युदाओ ने आंखें सिकुड़ीं, सामने खड़े पुलिस अधिकारी को देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा, यहाँ तक कि विरोध भी नहीं किया। तुम क्या कर रहे हो? वूमीजी के चेहरे के भाव बदल गए। उसने उम्मीद नहीं की थी कि ये पुलिस अधिकारी वांग युदाओ को ले जाना चाहेंगे। ये कैसा तर्क था? वांग युदाओ ने क्या गलती की थी? उसने दुकान तोड़ दी, उपद्रव मचाया, और तुम हमारे साथ वापस आओगे। ये कैसा तर्क है? वूमीजी का चेहरा पीला पड़ गया, उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उसे अंदाजा भी नहीं था कि ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी। तुम कौन हो? पुलिस अधिकारी ने वूमीजी की ओर देखा। मैं वूमीजी हूँ, इस दुकान की मालकिन। वूमीजी ने दांत पीस लिए। और वह? पुलिस अधिकारी ने फिर वांग युदाओ की ओर इशारा किया। वह मेरा कर्मचारी है। जिन लोगों को तुम्हें गिरफ्तार करना चाहिए था वे जमीन पर पड़े हैं और लगभग 10 लोग भाग गए। वूमीजी ने जल्दी से कहा। बकवास, तुम साफ तौर पर एक अपराधी को पनाह दे रही हो। अगर वहां सचमुच इतने लोग थे तो तुम दोनों कैसे सुरक्षित हो? तुम साफ तौर पर एक अपराधी को पनाह दे रही हो। चलो, उन दोनों को ले जाओ। पुलिस अधिकारी ने ठंडी खींच भरी और घमंड से कहा। बहन, वो कोई बात नहीं। चूंकि वे हमें जाना चाहते हैं तो चलो। वांग युदाओ ने वूमीजी को पकड़ लिया, सिर हिलाया, लेकिन उसका दिल ठंडा पड़ गया। इन लोगों ने असल में पुलिस के साथ मिलकर अपनी मनमानी की थी। अगर उन्होंने अभी हंगामा किया तो इससे उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। वूमीजी के चेहरे पर थोड़ी घबराहट थी। भले ही वह बेवकूफ़ थी, उसे पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन यह इतना अचानक हुआ कि वह इससे निपटने के लिए तैयार नहीं थी। वांग युदाओ ने पुलिस अधिकारी की तरफ देखा। वह एक बूढ़ा पुलिस अधिकारी लग रहा था, फिर भी वह ऐसी हरकतें कर रहा था। उसने पुलिस अधिकारी की तरफ मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हें एक कहावत सुनाता हूँ, किसी देवता को बुलाना आसान है लेकिन उसे भगाना मुश्किल। वांग युदाओ को पूरी तरह से यकीन नहीं था कि इसके पीछे कौन था, लेकिन बस यही 2 लोग थे, फैंग-कुन और जोजिया। फैंग-कुन में खुद इतनी क्षमताएं नहीं होनी चाहिए थी, इसलिए ये जोजिया ही हो सकता था। बेशक शायद फैंग-कुन के पीछे कोई था, लेकिन चाहे जो भी हो, उसे आज इस व्यक्ति से मिलना ही था। कुछ लोग बहुत कंजूस होते हैं। अगर आप उन्हें उकसाएंगे नहीं तो वे आपको उकसाने पर अड़े रहते हैं। पुलिस अधिकारी हक्का बक्का रह गया, फिर मुस्कुराया। भगवान को बुलाना आसान है पर भगाना मुश्किल। कितनी बेतुकी बात है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके सामने खड़ा ये युवक अभी भी नहीं जानता कि उनसे कौन निपटने की कोशिश कर रहा है? इसलिए वांग युदाओ की बातों को उसने पूरी तरह अनसुना कर दिया। जल्दी करो और जाओ, थाने में सब कुछ बात करेंगे। बोलते हुए उसने वांग युदाओ को धक्का दिया, लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद वह वांग युदाओ को 1 इंच भी हिला नहीं सका। अपना हाथ मुझसे हटाओ, भाग जाओ। पुलिस अधिकारी के लाल हुए चेहरे को देखकर वांग युदाओ के चेहरे पर गंभीर भाव थे। उसने अपना शरीर हिलाया और पुलिस अधिकारी, जो वांग युदाओ को अपना आधार बना रहा था, लड़खड़ाकर आगे की ओर गिरा, लगभग जमीन पर गिर पड़ा। यहाँ पहले से ही बहुत से लोग ये हंगामा देख रहे थे और अब जब अचानक ऐसा दृश्य सामने आया तो आसपास के लोग स्वाभाविक रूप से हंस पड़े।
आखिरकार लोगों को अभी भी एक अच्छा शो देखना पसंद था, खासकर कुछ लोग जो चाहते थे कि काश वे ऐसी चीजें रोज देख पाते। वू मीजी के चेहरे पर थोड़ी चिंता थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वांग युदाओ का ऐसा क्या बैकग्राउंड है कि वह ऐसी बातें कह पाता है। अगर उसके पास सचमुच कोई सहारा नहीं था तो इस बार वह सचमुच मुश्किल में पड़ सकता था। तुमने एक पुलिस अधिकारी पर हमला करने की हिम्मत की। आसपास के इतने सारे लोगों द्वारा मजाक उड़ाए जाने पर पुलिस अधिकारी भी गुस्से में आ गया और गुस्से से वांग युदाओ की ओर इशारा किया। एक पुलिस अधिकारी पर हमला? किसने देखा? क्या मैंने कोई हरकत की? मैंने बस अपना शरीर हिलाया था, है ना? वांग युदाओ ने मासूमियत से कंधे उचकाते हुए कहा, फिर वू मीजी के पास गया और उसे सीधे पुलिस की गाड़ी में खींच लिया। यह इलाका जो कियानरों के अधिकार क्षेत्र में नहीं था, जिसका मतलब था कि वे जिस पुलिस स्टेशन जा रहे थे वहां जो कियानरों से नहीं मिलेंगे। वांग युदाओ ने भौहें चढ़ाईं और वू मीजी का हाथ दबा दिया। वू मीजी का चेहरा इस वक्त थोड़ा लाल था और उसने वांग युदाओ को अपना हाथ पकड़ने दिया। उसे अपने दिल में बहुत सुकून महसूस हुआ। खैर, कोई तो था जो उसके साथ था, है ना? पुलिस अधिकारी का चेहरा पीला पड़ गया था। वह काफी समय से लोगों को गिरफ्तार करता आ रहा था, लेकिन पहली बार उसका सामना ऐसे किसी व्यक्ति से हुआ था। क्या तुम हमें ले जाओगे? पुलिस की गाड़ी में बैठे बैठे वांग युदाओ ने पुलिस अधिकारी पर चिल्लाया, फिर आंखें बंद कर लीं। छोड़ो, जल्दी चलो, हमारा काम बस उन्हें वापस लाना है। तभी बगल में खड़ा पुलिस अधिकारी भौचक्का होकर पीले चेहरे वाले पुलिस अधिकारी के पास गया और बोला, जैसा कि कहावत है, पुराना अदरक ज्यादा तीखा होता है। वांग युदाओ ने इतनी बेपरवाही से काम लिया तो उसके पास जरूर कोई तो था जिस पर वह भरोसा कर सकता था। वे तो बस छोटे पुलिस अधिकारी थे और कभी कभी उन्हें दोनों तरफ से खेलना पड़ता था, वरना उनका चावल का कटोरा चला जाता। अधेड़ उम्र के पुलिस अधिकारी की बातें सुनकर उस पीले चेहरे वाले पुलिस अधिकारी ने सिर्फ सिर हिलाया, लेकिन फिर भी उसने वांग युदाओ से कहा, जब हम थाने पहुंचेंगे तो तुम्हें सजा मिलेगी। हालांकि वांग युदाओ ने इस समय उसकी बात अनसुनी कर दी और पुलिस की गाड़ी में शांति से बैठा रहा, मानो किसी निजी गाड़ी में हो। थाने जाते समय लोगों में जो तनाव होता है उसका कोई निशान नहीं था। वू मीजी अभी भी थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन बाहर से वह शांत हो गई थी। वांग युदाओ के शांत व्यवहार ने उसे और भी सहज महसूस कराया। पुलिस की गाड़ी, एक शब्द तेज। 10 मिनट से भी कम समय में वे पुलिस स्टेशन पहुंच गए। वांग युदाओ और वू मीजी कार से बाहर निकले और दोनों अधिकारियों के पीछे अंदर चले गए। तुम मेरे पीछे आओ। दोनों को स्वागत कक्ष में ले जाने के बाद वही पुलिस अधिकारी जो वांग युदाओ को कड़ी टक्कर देने वाला था, वांग युदाओ की ओर इशारा करते हुए ठंडे स्वर में बोला, तुम सावधान रहना। वांग युदाओ को ले जाते देख वू मीजी ने जल्दी से कहा। वांग युदाओ ने सिर हिलाया, बूढ़े पुलिस अधिकारी की ओर देखा और फिर कहा, अगर उसे कुछ हुआ तो मुझे यकीन है कि तुम्हें पछताना पड़ेगा। वांग युदाओ ने अपनी बात खत्म की और जाने के लिए मुड़ा। पुलिस अधिकारी आगे बढ़ गया, उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। फिर वांग युदाओ को सीधे पूछताछ कक्ष में ले जाया गया, लेकिन इस पूछताछ कक्ष के अंदर कई और लोग थे और उनमें वे 2 लोग भी थे जिनसे वांग युदाओ मिलना चाहता था। फैंग कुन, झोउ जिया, ये दोनों असल में यहीं थे। सच कहूं तो वांग युदाओ ने सोचा था कि शायद उसका सामना झोउ जिया से हो जाएगा, लेकिन अब उसे फैंग कुन से भी सामना होने की उम्मीद नहीं थी। ये दोनों साथ थे, वाकई एक जैसे थे। कहते हैं, अगर मौत को गले नहीं लगाओगे तो मरोगे नहीं। इस बार बाई वेई ने खुद ही मौत को गले लगा लिया। ऐसी उम्मीद नहीं थी, है ना? लेकिन मुझे भी उम्मीद नहीं थी, बच्चे, कि तुम इतने अच्छे योद्धा हो। लेकिन क्या अब भी लड़ने की हिम्मत है? वांग युदाओ को अंदर आते देख फैंग कुन मुस्कुराया। पिछली बार पिटने के बाद वह अपनी क्यूई निगल रहा था और जब झोउ जिया उसके पास आया और कहा कि वह किसी को हराना चाहता है तो उसे एहसास हुआ कि वांग युदाओ को भी झोउ जिया से कोई दुश्मनी है। दोनों के विचार विमर्श और सहयोग के बाद झोउ जिया ने पुलिस स्टेशन में झोउ परिवार के संपर्कों का थोड़ा इस्तेमाल किया, जबकि फैंग कुन ने कुछ लोगों को ढूंढ निकाला जो वांग युदाओ को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए पुलिस स्टेशन लाने की योजना बना रहे थे। वांग युदाओ एक अच्छा योद्धा था, लेकिन एक बार पुलिस स्टेशन में घुसने के बाद क्या वह अब भी उतना ही अच्छा हो सकता है? दुष्टता से प्रेरित अपराधी भी पुलिस के सामने भाग जाते हैं, एक आम इंसान की तो बात ही छोड़िए। झोउ जिया का चेहरा गंभीर था, उसके होंठ सिकुड़े हुए थे। ये स्थिति देखकर वांग युदाओ हल्के से मुस्कुराया, हाँ, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या इसलिए कि तुम्हारे शब्द लीक हो रहे हैं? वांग युदाओ के शब्दों ने झोउ जिया को तुरंत क्रोधित कर दिया। पिछली बार वांग युदाओ के घूंसे से उसके कान में बहुत दर्द हुआ था और सबसे बुरी बात, एक थप्पड़ ने उसके दांत तोड़ दिए थे। उसके लिए यह एक घातक आघात था, खासकर इतने सारे लोगों के सामने चेहरा खोना, जिससे वह अपनी क्यूई को निगलने में पूरी तरह असमर्थ हो गया था। वांग युदाओ, मैं तुम्हें इसका पछतावा करा दूंगा।
वह अंदर आया, सिगरेट का एक गहरा कश लिया, फिर सिगरेट के टुकड़े को सीधे जमीन पर पटक दिया। उसका मोटा चेहरा व्यंग्य से भरा था, लेकिन उसने वांग युदाओ की आंखों में व्यंग्य नहीं देखा। एक साधारण जोकर, वह क्या बड़ी लहरें उठा सकता था। वांग युदाओ ने अपने होंठ सिकोड़े। ये लाड़ प्यार से पाले गए वंशज सचमुच एक खतरा थे। दरअसल उसने पहले भी कहा था कि पूरा जोओ परिवार बेकार है। ऐसा लग रहा था कि वह सही था। जोओ परिवार के लिए शांगनान शहर में अपना नाम कमाना असंभव लग रहा था, क्योंकि वह खुद इससे सहमत नहीं था। एक परिवार का समृद्ध होना आसान नहीं होता, इसके लिए कई पीढ़ियों का संघर्ष लग सकता है। लेकिन एक परिवार को गिराने के लिए केवल एक उड़ाऊ पुत्र की आवश्यकता होती है। वर्तमान जोओ जिया की तरह ऐसा खतरा जोओ परिवार को बहुत आसानी से पतन की ओर ले जाएगा। जोओ परिवार के लोग वुमीजी को धमकाते थे। वांग युदाओ अब वुमीजी के लिए खड़ा होने वाला था और इन दरिंदों को शाप का स्वाद चखाने वाला था। युवा गुरु जोओ, मारो इसे। फैंग कुन ने अचानक जोओ जिया की ओर देखते हुए व्यंग्य किया। जोओ जिया ने सिर हिलाया और इसी समय पास खड़ा पुलिस अधिकारी भी आ गया। उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि वह कोई कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। ये सब लोग चापलूस थे। बेशक इस जमाने में पैसे को प्राथमिकता देना पहले से ही एक बड़ा चलन था, और वांग युदाओ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं और करदाताओं का पैसा लेकर ऐसा कर रहे हैं, तो मैं, आपका पिता, बिल्कुल भी सहमत नहीं होऊंगा। पुलिस अधिकारी ने जोओ जिया को पुलिस का डंडा थमा दिया। वांग युदाओ ने आंखें सिकोड़ लीं। हालांकि वांग युदाओ अब वुमीजी को लेकर थोड़ा चिंतित था। चूंकि ये लोग उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे थे, तो वुमीजी का क्या होगा। उसे उम्मीद थी कि ये लोग पागलपन की हद तक नहीं पहुंच गए होंगे। बैठ जाओ, हाथ पीछे कर लो। पुलिस अधिकारी ने वांग युदाओ की तरफ देखा और उसे सख्ती से डांटा। वांग युदाओ ने भौहें चढ़ाकर समय का अंदाजा लगाया। लीहू और वांग चेंगकाई अब तक दौड़कर आ गए होंगे, है ना? अगर वे पहुंच गए तो वे यहाँ की स्थिति को सुझाने में मदद कर पाएंगे। लीहू हमेशा यहाँ सक्रिय रहा था, इसलिए ज़रूर उसके यहाँ की पुलिस से कुछ संबंध होंगे, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये संबंध कितने गहरे हैं। जहाँ तक वांग चेंगकाई की बात है, उसके आगे आने से यह मामला ज़रूर ठीक हो जाएगा। वह एक पल के लिए झिझका, फिर आखिरकार बैठ गया। लेकिन जैसे ही उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे गए, उसे एक क्लिक की आवाज़ सुनाई दी और हथकड़ियाँ उसके गले में फंस गईं। अब देखते हैं तुम कैसे चलते हो। वांग युदाओ को हथकड़ी लगाने के बाद पुलिस अधिकारी ने व्यंग्य किया, फिर मेज के नीचे से एक और पुलिस का डंडा निकाला और उसे अपने हाथ में तौल लिया। जोओ जिया, शुरू में मैं तुम्हारे और जोओ कियानरोंग के भाई बहन होने के कारण तुम्हारे साथ नरमी बरत रहा था। अब लगता है मुझे इतना नर्म नहीं होना चाहिए था। वांग युदाओ ने थोड़ी भौहें चढ़ाते हुए उसकी तरफ देखा। जोओ कियानरोंग, नाम सुनते ही जोओ जिया का चेहरा बदल गया और उसने तुरंत कहा, हम उसके चेहरे की वजह से, मैं तुमसे कह रहा हूँ, मैं उसके चेहरे की वजह से तुम्हारे साथ नरमी नहीं बरतूंगा। उसे मारो। ये कहते हुए उसने डंडा सीधे वांग युदाओ के शरीर की ओर गिरा दिया। वांग युदाओ ने जोर से लात मारी, जिससे पुलिस का डंडा तुरंत उड़ गया। तुम्हारी हिम्मत तो विरोध करने की है। वांग युदाओ को असल में आगे बढ़ते देख पुलिस अधिकारी का चेहरा बदल गया और उसके हाथ में पुलिस का डंडा वांग युदाओ की ओर मुड़ गया। हालांकि उसके हाथ बंधे हुए थे, वांग युदाओ के पैर अभी भी थे। उस व्यक्ति को आगे बढ़ते देख उसने तुरंत लात मारी और फिर पुलिस अधिकारी के पेट पर लात पड़ती देखी। पूरा व्यक्ति कई कदम पीछे हटकर जमीन पर गिर पड़ा। तुमने हिम्मत तो की। जोओ जिया का चेहरा बदल गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वांग युदाओ यहाँ ऐसा करेगा। पता है, ये पुलिस स्टेशन था। उसने सचमुच एक पुलिस अधिकारी को मारने की हिम्मत की। तुम पुलिस के साथ मिलकर निजी यातना देने की हिम्मत कर रहे हो, मैं क्यों नहीं कर सकता? जोओ कांग, क्या तुम जानते हो कि तुम जो कर रहे हो उसका क्या नतीजा होगा? खैर, वांग युदाओ को तो ये भी नहीं पता था कि इसके क्या परिणाम होंगे, लेकिन वह बस जोओ जिया को डराने और समय बचाने की कोशिश कर रहा था। तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? जोओ जिया ने गंभीर चेहरे से कहा। डराना? तुम जरा सोचो कि मैं तुम्हें डरा रहा हूं या नहीं। वांग युदाओ ने रहस्यमयी होने का नाटक किया, फिर आंखें बंद कर लीं। युवा मास्टर जोओ, मैं कर दूंगा। फैंग कुन ने जोओ जिया को हिचकिचाते देखकर तुरंत पुलिस का डंडा पकड़ लिया। जैसे ही वह आगे बढ़ने ही वाला था, अचानक बाहर गलियारे से कदमों की आहट सुनाई दी और फिर बहस शुरू हो गई। लीहू, इस मामले में मत पड़ो। हालांकि हमारे बीच अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन तुम्हारा इस तरह बीच में आना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्या तुम सच में मुझे रोकोगे? लीहू की आवाज़ बाहर से गूंजी, लेकिन थोड़ी धीमी थी। वांग युदाओ ने भौहें चढ़ाईं। बेशक लीहू की अकेली ताकत काफ़ी नहीं थी। हे, तुम लीहू को बुलाने में कामयाब तो हो गए, लेकिन ये बेकार है। यंग मास्टर जोओ के यहाँ होने से लीहू तो बस एक बिल्ली है, समझे? फैंग कुन ने व्यंग्य किया। उसके हाथ में डंडा वांग युदाओ के सिर पर गिरने ही वाला था कि तभी अचानक एक और आवाज़ आई। यह आवाज़ बहुत तेज थी।
क्या कर रहे हो? सब लोग चुप हो जाओ। पूछताछ कक्ष में पुलिस अधिकारी थोड़ा स्तब्ध रह गया, फिर उसका चेहरा बदल गया। थाना प्रमुख। हो, जो जिया भी दंग रह गया। चीफ चेन, ये सही नहीं है। उसने चीफ चेन से इस बारे में संपर्क नहीं किया। दरवाज़ा खोलो। आखिर किसने बंद किया? मेरे लिए दरवाज़ा खोलो। दस्तक बहुत तेज थी। बाहर खड़ा व्यक्ति काफ़ी बेचैन लग रहा था। जो जिया और बाकी लोग भी हैरान थे। इससे पहले कि कोई दरवाज़ा खोल पाता, उसे अचानक ज़बरदस्ती खोल दिया गया। लेकिन अंदर आए व्यक्ति ने जो जिया को चौंका दिया। तुम कौन हो? ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उपद्रव मचाने की? स्वाभाविक रूप से पुलिस अधिकारी उस नए व्यक्ति को नहीं पहचान पाया, इसलिए वह तुरंत जोर से चिल्लाया। हालांकि जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, जो जिया ने उसे पीछे से लात मार दी। जो जिया मुस्कुराया, फिर जल्दी से आगे बढ़ा और बोला, जिला चीफ माँ, आप यहाँ क्यों आए हैं? जो व्यक्ति आया वह कोई और नहीं बल्कि जिला प्रमुख मा जियांगुओ थे। मा जियांगुओ घर पर अपने काम से व्यस्त थे, तभी उन्हें एक फ़ोन आया। फ़ोन में वांग चेंगकाई ने साफ साफ कहा कि उन्हें तुरंत पुलिस स्टेशन जाना है और वांग युदाओ नाम के एक व्यक्ति को सुरक्षित बाहर लाना है। मैं क्यों आया हूँ? तुम क्या सोचते हो? मा जियांगुओ ने जो जिया की ओर देखा, फिर हथकड़ी लगे वांग युदाओ की ओर और फिर कहा, तुम वांग युदाओ हो, है ना? इसी समय दरवाजे पर कई और लोग पहुंचे। सबसे पहले पुलिस की वर्दी में जो चीफ चेन लग रहा था, गहरे चेहरे के साथ अंदर आया। पूछताछ कक्ष में पहले मौजूद पुलिस अधिकारी का चेहरा पीला पड़ गया। हालांकि उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन वह साफ समझ गया कि यह वांग युदाओ नाम के इस व्यक्ति की वजह से है। चीफ, पुलिस अधिकारी घबराहट में हकलाया। चीफ, मेरी गांड। चीफ चेन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसने पुलिस का डंडा छीना और उस अधिकारी पर वार कर दिया। मैं तो बस थोड़ी देर के लिए गया था और तुमने तो मेरे लिए इतनी मुसीबत खड़ी कर दी। चीफ चेन गुस्से से लाल हो गए। अगर कोई अनजान व्यक्ति उन्हें देख लेता तो शायद उन्हें लगता कि चीफ चेन को इस स्थिति की जानकारी ही नहीं है। वांग युदाओ ने व्यंग्य किया। उसने आज वहां मौजूद सभी लोगों का रिकॉर्ड रख लिया था। इस मामले के बाद वह सभी से हिसाब किताब कर लेगा। ये वांग युदाओ है। मुझे सचमुच माफ़ करना, मैंने अपने मातहतों को ठीक से नहीं संभाला और मैंने तुम्हें सचमुच तकलीफ में डाल दिया है। क्या तुम सब अंधे हो? चीफ चेन दहाड़े। वांग युदाओ ने गहरी सांस ली। जो व्यक्ति आया था वह वांग चेंगकाई नहीं था, इसलिए ऐसा लग रहा था कि वांग चेंगकाई किसी काम में व्यस्त रहा होगा और उसने जिला प्रमुख माँ को भेज दिया होगा। मा जियांगुओ ने कुछ देर वांग युदाओ को देखा, थोड़ा उलझन में था, लेकिन उसका मकसद वांग युदाओ को ले जाना था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देगा। उसकी हथकड़ियां उतार दो। हथकड़ियां देखकर मा जियांगुओ ने भौहें चढ़ाईं, साफ तौर पर नाराजगी जाहिर हुई। तुम अभी भी वहां क्यों खड़े हो? हथकड़ियां उतार दो। चीफ चेन पास खड़े पुलिस अधिकारी को लात मारते हुए चिल्लाया। चलो। वांग युदाओ की हथकड़ियां उतरती देखकर वह बोला, लेकिन वांग युदाओ ने भौहें चढ़ाकर कहा, ऐसे ही चले जाओ। वांग युदाओ की बात सुनकर मा जियांगुओ थोड़ा रुक गए। बेशक सिर्फ मा जियांगुओ ही नहीं बल्कि जो जिया और बाकी लोग भी दंग रह गए। जो जिया, मुझे याद है कि पिछली बार मैंने तुम्हारे साथ नरमी बरती थी, लेकिन तुमने हमारी दुकान में तोड़फोड़ की थी। हम इससे कैसे निपटें? तुम्हारी दुकान में तोड़फोड़ की? बकवास मत करो, मैंने तुम्हारी दुकान में कब तोड़फोड़ की? जो जिया मासूम लग रहा था, उसने साफ इनकार कर दिया। वांग युदाओ ने उस पर आंखें सिकोड़ लीं, फिर हंसने लगा। ठीक है, अगर तुम नहीं मानती तो कोई बात नहीं, मेरी अपनी ही चलती है। अरे वैसे तुम्हारा जो जिया रियल एस्टेट के धंधे में है ना? शाबाश। वांग युदाओ ने 2 बार शाबाश कहा, फिर मुड़कर बिना पीछे देखे पूछताछ कक्ष से बाहर चला गया। बाहर वू मीजी बेहद बेचैन थी। सच कहूं तो जब वांग युदाओ को पहले अकेले ले जाया गया था तो वह बहुत चिंतित थी। वह जानती थी कि ये लोग वांग युदाओ को अकेले क्यों ले गए, लेकिन एक लड़की होने के नाते वह कुछ नहीं कर सकती थी। वांग युदाओ को गए 10 मिनट से ज्यादा हो गए थे और अभी तक कोई खबर नहीं थी। यह एक पुलिस स्टेशन था और वह यहाँ किसी को नहीं जानती थी। शुक्र है उसने जो कियानरोंग को पहले ही फ़ोन कर दिया था, इसलिए वह बस इंतज़ार कर सकती थी। जैसे ही वह बैठी इंतज़ार कर रही थी, अचानक उसका फ़ोन बज उठा। वो मीजी का दिल खुशी से झूम उठा। उसने तुरंत कॉल का जवाब दिया और यह जो कियानरोंग था जिसने कहा कि वह पहले ही प्रवेश द्वार पर पहुंच चुकी थी। जो कियानरोंग के हाव भाव ठीक नहीं थे। हालांकि वो मीजी का फ़ोन पहले छोटा था, लेकिन वह उसका मतलब समझ गई थी और स्वाभाविक रूप से समझ गई थी कि कोई वांग युदाओ को नुकसान पहुंचाना चाहता था, या शायद बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी। वांग युदाओ के बारे में सोचते हुए उसे उन दिनों की घटनाएं याद आ गईं। उसे हमेशा लगता था कि उसके और वांग युदाओ के बीच पिछले जन्मों में कोई न कोई दुश्मनी रही होगी, वरना यह आदमी हमेशा उसका फ़ायदा क्यों उठाता और इतने नेक गुस्से से ऐसा क्यों करता। वह पहले भी इस ज़िले में आ चुकी थी।
पुलिस स्टेशन में जाते हुए उसकी नज़र वू मीजी पर पड़ी और वह तुरंत उसके पास गई। क्या हुआ? क्यानरोंग, युदाओ को अंदर रखे हुए 10 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं और अभी तक कोई खबर नहीं है। तुम्हें जल्दी जाकर जांच करनी चाहिए। शुरू में पुलिस स्टेशन में ज़्यादा लोग नहीं थे। जब जो क्यानरोंग ने यह सुना तो उसका चेहरा बदल गया। 10 मिनट से ज़्यादा समय बीत चुका था। अगर सचमुच कोई लड़ाई छिड़ जाती तो उसे नहीं पता था कि उसका क्या नतीजा होगा। हालांकि वांग युदाओ के हुनर बहुत अच्छे थे, लेकिन पुलिस स्टेशन के ये लोग लापरवाह हो सकते थे। अगर वे लड़ने लगे तो मुसीबत खड़ी हो सकती थी। वह तुरंत अंदर भाग गई। दरवाजे के बाहर गलियारे में वांग युदाओ थोड़ा रुकी, फिर जो क्यानरोंग और वू मीजी को दौड़ते हुए देखकर हैरानी से देखा। वू मीजी को ठीक देखकर वांग युदाओ ने स्वाभाविक रूप से राहत की सांस ली, लेकिन उसने जो क्यानरोंग के भी आने की उम्मीद नहीं की थी। हाय सिस्टर वो, वांग युदाओ मुस्कुराए और वू मीजी की तरफ हाथ हिलाया। वू मीजी की आंखें थोड़ी लाल थीं और उसके चेहरे पर तुरंत आंसू बह निकले। फिर वह तेजी से वांग युदाओ की ओर चल पड़ी। क्या क्या तुम ठीक हो? वू मीजी ने वांग युदाओ के शरीर को छुआ। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। वांग युदाओ मुस्कुराया। उसके पीछे जो क्यानरोंग भावशून्य था, मानो वांग युदाओ की तरफ देखना ही नहीं चाहता था। वू मीजी का चेहरा थोड़ा लाल हो गया, लेकिन उसने देखा कि आसपास बहुत से लोग हैं, इसलिए उसने जल्दी से अपना चेहरा छोड़ा और बुदबुदाया, अच्छा है कि तुम ठीक हो, अच्छा है कि तुम ठीक हो। हाय अधिकारी जो, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम भी आओगे। वांग युदाओ मुस्कुराया। उसकी नज़र जो क्यानरोंग की पतली कमर पर पड़ी। जो क्यानरोंग को कैसे पता नहीं चल सकता था कि वांग युदाओ क्या सोच रहा था, खासकर जब उसने उसकी नज़रें देखीं। उसने तुरंत ठंडी सांस ली, फिर मुड़कर चली गई। वहां खड़े जिला प्रमुख को भी नहीं देखा। वू मीजी को ठीक देखकर वांग युदाओ का मूड बहुत अच्छा था। स्वाभाविक रूप से वह यहाँ नहीं रुकना चाहता था। उसने पहले जो कहा था कि किसी देवता को आमंत्रित करना आसान है लेकिन उसे विदा करना मुश्किल, वह सिर्फ बातें थीं। इन लोगों के साथ खेलना वाकई बेमानी था। हालांकि इस जो जिया को हर हाल में दबाना ही था, वरना उसे नहीं पता था कि आगे चलकर वह कितने लोगों को धमकाएगा। जिला प्रमुख माँ है ना? शुक्रिया। उसने मुड़कर माँ जियांगुओ की तरफ देखा। चाहे कुछ भी हो, वह मदद करने आया था। वू मीजी को पुलिस स्टेशन से बाहर निकालकर वांग युदाओ ने राहत की सांस ली। हालांकि यह 1 घंटे से भी कम समय की बात थी, ये घटना उसके लिए एक चेतावनी भी थी। कुछ लोग जिन्हें तुम उकसाओगे नहीं, वे तुम्हें उकसाएंगे ही। इसलिए भविष्य में अगर उसे धमकी देने वाले लोग मिलें तो उसे उन्हें पूरी तरह कुचल देना होगा। दवाखाना अस्त व्यस्त था, कारोबार शुरू करना नामुमकिन था। वू मीजी भी उदास लग रही थी। बड़ी दवाखाने में सिर्फ वांग युदाओ और वू मीजी ही बचे थे। दोनों चुपचाप जमीन पर पड़े सामान साफ कर रहे थे, बीच बीच में कुछ बातें भी कर रहे थे। वू मीजी कुछ ज्यादा ही व्यस्त लग रही थी और काफी देर बाद उसने आखिरकार कहा, अगर बात नहीं बनी तो चलो इस दवाखाने को बेच देते हैं। अभी बेचने का मतलब जरूर नुकसान होगा, बिल्कुल बेदखली जैसा। बेचना तो अफसोस की बात थी, लेकिन वू मीजी नहीं चाहती थी कि ऐसा दोबारा हो। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, ऐसी बात एक बार ही काफ़ी है। क्या तुम्हें दवाखाना चलाना पसंद नहीं? तो चलो मेहनत करके पैसे कमाते हैं और बाद में दवाखाने का विस्तार करते हैं। वांग युदाओ मुस्कुराया। वू मीजी थोड़ी चौंकी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके मन में क्या आया, लेकिन उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। फिर उसने सिर हिलाया और शांति से सफाई करने लगी। दोपहर में एक कार बाहर अचानक रुकी। लीहू अंदर गया और अंदर का माहौल देखकर उसके चेहरे पर थोड़ी अजीब सी मुस्कान आ गई। भाई वांग, उसे पहले भी वांग युदाओ का फोन आया था, लेकिन सच कहूं तो इस बार जिन लोगों को उन्होंने उकसाया था वे बहुत परेशान करने वाले थे और उसके संपर्क सूत्र भी कुछ नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, वांग युदाओ ने सिर हिलाया। वह लीहू को अब और अच्छी तरह समझ गया था। सच कहूं तो इस मामले का लीहू से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए उसने उसे दोष नहीं दिया। लीहू ने दवा की दुकान की हालत देखी और अपने अधीनस्थों को सफाई के लिए बुलाने ही वाला था, लेकिन वांग युदाओ ने साफ मना कर दिया। वू मीजी को लीहू कभी पसंद नहीं था और जब उसने उसे आते देखा तो उसने एक शब्द भी नहीं कहा। दोनों ने थोड़ी देर बातें की और लीहू को अब और वहां रुकना ठीक नहीं लगा। वू मीजी की पीछे हटी हुई आकृति को देखकर उसने आह भरी और फिर गाड़ी चलाकर चला गया। मुझे लीहू पसंद नहीं, वू मीजी ने सफाई करते हुए अचानक कहा। वांग युदाओ थोड़ा चौंका, फिर मुस्कुराया। वह स्वाभाविक रूप से समझ गया कि वू मीजी का क्या मतलब था, लेकिन ऐसे मामलों में कुछ नहीं किया जा सकता था। जब वे लगभग सफाई पूरी कर चुके थे तो बाहर फिर से एक कार की आवाज़ सुनाई दी। वांग चेंग काई बहुत नाखुश भाव से अंदर आया, स्थिति को देखा और बेबसी से बोला, माफ़ करना, मैं पहले किसी काम में व्यस्त था और जा नहीं सका। वांग युदाओ ने अपना सिर हिलाया। वह समझ सकता था कि वांग चेंग काई व्यस्त है, अगर वह व्यस्त नहीं होता तो ये समझना मुश्किल होता।
वू मीजी का वांग चेंगकाई के प्रति रवैया काफ़ी बेहतर था। उसने उसके लिए थोड़ा पानी डाला और सफाई जारी रखी। जाहिर है कि वह ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहती थी। तुम नुकसान उठाने वाले इंसान नहीं हो। वांग चेंगकाई ने वांग युदाओ की तरफ देखा और अचानक कहा। वांग युदाओ थोड़ा हैरान हुआ, फिर मुस्कुराया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे कुछ ही दिनों से जानने के बाद इतनी अच्छी तरह समझ पाओगे। मुझमें वो हुनर है, कहना ही होगा। वांग चेंगकाई ने गर्व से सीना तानकर कहा। हुनर? कैसा हुनर? क्या सिर्फ आत्मविश्वास ही पैसा होने से नहीं आता? हालांकि वांग चेंगकाई सही था, वह बिल्कुल भी ऐसा इंसान नहीं था जिसे कोई गुप्त नुकसान उठाना पड़े। अब से धीरे धीरे आगे बढ़ो, जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, सीधे शब्दों में कहूँ तो तुम्हारे पुराने मालिक को भविष्य में फिर से इलाज के लिए मेरी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए तो मुझे अभी भी तुम्हारी चापलूसी करनी है। वांग चेंगकाई ने अपने हाथ फैला दिए। इतना बुरा मत कहो, हम दोस्त हैं, एक सहयोगी रिश्ता है, ठीक है। वांग युदाओ मुस्कुराया। समझदार लोगों से बात करना आसान होता है। चिंता मत करो, मेरे पिताजी ने भी यही कहा था। बूढ़े मालिक की तबीयत ठीक नहीं है और अगर कुछ हुआ तो उन्हें तुम्हारी मदद की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। अरे वैसे बूढ़े मालिक को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। वांग चेंगकाई ने पानी का घूंट लिया। छुट्टी मिल गई। वांग युदाओ ने अपना काम रोक दिया और आश्चर्य से वांग चेंगकाई को देखा। उस दिन जो उसने देखा था उसके आधार पर बूढ़े मालिक वांग को इतनी जल्दी छुट्टी नहीं मिलनी चाहिए थी और उनकी बीमारी, उन्हें छुट्टी मिलनी ही थी। हमारा व्यवसाय एक पारिवारिक व्यवसाय है, इसलिए बूढ़े मालिक हर समय अस्पताल में नहीं रह सकते। वांग चेंगकाई ने सिर हिलाया, उनके चेहरे पर बेबसी का भाव था। वांग युदाओ ने समझकर गुनगुनाया। हालांकि वह वांग चेंगकाई की बात पूरी तरह से नहीं समझ पाया था, लेकिन वह जानता था कि इसका उत्तराधिकार से कुछ लेना देना हो सकता है। लगता है तुम्हारे परिवार की स्थिति भी पूरी तरह से सामंजस्यपूर्ण नहीं है। पारिवारिक व्यवसायों में यह बड़ी खामी होती है। वांग चेंगकाई ने सिर हिलाया, उसकी आंखों में एक चमक आ गई। क्या तुम्हारा कोई बड़ा भाई है? कोई छोटा भाई, कोई छोटी बहन या कोई बड़ी बहन? वांग युदाओ ने मुस्कुराते हुए पूछा। वह जानता था कि वांग चेंगकाई का कोई जैविक बड़ा भाई या बहन नहीं है, लेकिन उसका एक चाचा जरूर था। मेरे चाचा का एक बेटा है, मुझसे 1 साल छोटा। बदकिस्मती से उसके इरादे थोड़े टेढ़े हैं, वांग चेंगकाई ने कहा। तो फिर उससे छुटकारा पालो, वांग युदाओ ने सहजता से कहा। वांग चेंगकाई अचानक चौंक गया और आश्चर्य से वांग युदाओ को देखने लगा। मुझे मत बताना कि तुमने ऐसा नहीं सोचा, वरना मैं तुमसे घृणा करूंगा, वांग युदाओ ने पलटकर जवाब दिया। वांग चेंगकाई ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराया और सिर हिलाया। उसे समझ नहीं आया कि वह क्या सोच रहा है, फिर उसने बात बदल दी। अच्छा, मेरे दादाजी की छुट्टी होने वाली है और वहाँ एक भोज होगा। तुम दोनों आ सकते हो। वांग युदाओ ने अपनी ओर इशारा किया। उसके बगल में वूमीजी ने भी ऊपर देखा, पहले वांग चेंगकाई की ओर, फिर वांग युदाओ की ओर। ठीक है, तब तक शांगनान शहर के आर्थिक क्षेत्र के लगभग सभी लोग वहाँ होंगे और कई गणमान्य लोग भी होंगे। अच्छा, ठीक है, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम राहत ढूंढना चाहते हो? अगर तुम्हें कोई ऐसी बीमारी मिले जिसका तुम इलाज कर सको तो मैं तुम्हें उससे मिलाने में मदद करूंगा। वांग चेंगकाई ने मुस्कुराते हुए वांग युदाओ की ओर देखा। वांग युदाओ एक पल चुप रहा, फिर बोला, अच्छा विचार है। वह बिना किसी झंझट के पैसा कमाने की पूरी कोशिश करेगा। इन अमीर लोगों से पैसा कमाना आसान तो था, लेकिन मुश्किल भी। बेशक, अगर तुम्हारे पास सचमुच कोई हुनर हो और वह हुनर वही हो जिसकी उन्हें ज़रूरत हो, तो अमीर लोग तुम्हारा साथ देंगे। क्या तुम सच में जा रहे हो? वूमीजी ने वांग युदाओ की ओर देखा। क्या हुआ? वांग युदाओ ने वूमीजी की ओर देखा। कुछ नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। ऐसा मौका मेरे लिए ठीक नहीं है। अगर तुम जा रहे हो तो सावधान रहना, वहाँ जो परिवार के दूसरे सदस्यों से तुम्हारा सामना हो सकता है। वूमीजी ने वांग युदाओ को याद दिलाया। इससे वांग युदाओ थोड़ा स्तब्ध रह गया। हाँ, हो सकता है कि उसका उनसे सामना हो जाए, लेकिन अगर हो भी जाए तो क्या होगा? वह तो बस वांग परिवार के भोज में शामिल हो रहा था, एक साधारण व्यक्ति होने के नाते स्वाभाविक रूप से उस पर ज्यादा ध्यान नहीं जाएगा। दरअसल मेरे परिवार में ज्यादा लोगों को पता भी नहीं है कि तुमने ओल्ड मास्टर का इलाज किया था। वांग चेंगकाई ने उसे किनारे से याद दिलाया। वांग युदाओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसने वांग चेंगकाई को अंगूठा दिखाया। एक समझदारी भरा कदम मेरे पिताजी ने किया, वांग चेंगकाई ने गर्व से कहा। वांग युदाओ ने सिर हिलाया। सच कहूं तो उसकी मौजूदा क्षमताएं बहुत कमज़ोर थीं। उसे जो जिया जैसे व्यक्ति से निपटना पहले से ही मुश्किल लग रहा था, और अगर बात और बढ़ गई तो वह निश्चित रूप से उसे संभाल नहीं पाएगा। इसके अलावा वांग चेंगकाई ने यह भी कहा कि उनके पारिवारिक व्यवसाय में कुछ मतभेद थे। अगर दूसरों को पता चल गया कि उसने मदद की है तो और भी बड़ी मुसीबत हो सकती है। इसलिए वांग चेंगकाई के करीब जाना ही सबसे अच्छा विकल्प था।
तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मुझे मर्द पसंद नहीं। वांग चेंग काई कांप उठा। वांग युदाओ की नज़रों ने उसे थोड़ा असहज महसूस कराया, लेकिन यह आदमी यहाँ वूमीजी के कर्मचारी के रूप में काम करने आया है, इसलिए उसका यौन रुझान ठीक होना चाहिए, उसने सोचा। उसे मानना पड़ा, इस आदमी की पसंद अच्छी थी। दफा हो जाओ, वांग युदाओ ने गाली दी। वांग चेंग काई भी नहीं रुका। वांग युदाओ को समय बताकर वह गाड़ी चलाकर चला गया। शाम तक दुकान पूरी तरह से साफ हो गई थी, लेकिन उन लोगों द्वारा तोड़फोड़ से हुआ नुकसान काफ़ी ज़्यादा था। कई दवाइयाँ बेकार हो गईं और कुल नुकसान लगभग 20,000 युआन का था। वूमीजी का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। सच कहूँ तो वूमीजी की जिंदगी आसान नहीं थी। जियाओ लिंग स्कूल में थी, जिसमें काफ़ी खर्चा होता था और किराया, बिजली पानी वगैरह भी था। वह सिर्फ एक ही अपार्टमेंट किराए पर ले सकती थी और वह भी काफ़ी अच्छा होना चाहिए था, खासकर जियाओ लिंग के साथ। लेकिन शांगनान शहर में ऐसे अपार्टमेंट महंगे थे। आखिरकार एक विधवा होने के नाते वह दूसरों के साथ एक अपार्टमेंट साझा तो नहीं कर सकती थी। यह न सिर्फ खतरनाक था बल्कि असुविधाजनक भी था। ये साल शायद बेकार जाएगा। वूमीजी ने सिर हिलाया, उसकी मुस्कान थोड़ी कड़वी थी। साल के पहले 6 महीनों में शार्क गैंग के उन लोगों की वजह से दुकान में कोई कारोबार नहीं था। अब शार्क गैंग का मामला सुलझ गया था और व्यापार अभी अभी गति पकड़ रहा था, तभी फिर से ऐसी ही स्थिति आ गई। नतीजतन ये पूरा साल शायद व्यर्थ ही जाएगा और तब तक शायद कई असुविधाएं हो जाएंगी। वांग युदाओ ने भौहें चढ़ाईं, बहन वू, चिंता मत करो। और इस कार्ड में अभी भी 50,000 होने चाहिए। अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत है तो अभी के लिए इसका इस्तेमाल करो। आह, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? वांग युदाओ की बातें अचानक सुनकर वूमीजी घबरा गई और उसने झट से अपने हाथ पीछे कर लिए, मानो कोई छोटी बच्ची हो। वांग युदाओ ने आह भरी। हालांकि वूमीजी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वह समझ गया कि वह आर्थिक तंगी से जूझ रही है, क्योंकि उसने देखा कि वूमीजी के पास बहुत कम कपड़े थे। इतने कम कपड़ों वाली औरत, और क्या वजह हो सकती है? वहां से 1 लाख युआन मिलने के बाद वांग युदाओ ने पहले ही अलग अलग कार्ड खोल लिए थे, दो 50,000 के। कुछ दिन पहले उसने घर पर थोड़े से पैसे भेजे थे, इसलिए नहीं कि वांग युदाओ कंजूस था, बल्कि इसलिए कि उसने ज्यादा भेजने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार अगर उसने अचानक 10,000 युआन भेज दिए तो उसके घरवाले ज़रूर यही सोचेंगे कि उसने डकैती की है। ले लो बहन, वो इसे मेरा निवेश ही समझो। मैंने पहले ही कहा था, भविष्य में हम अपनी दवा की दुकान को और बड़ा करेंगे। हम दवाइयों की एक श्रृंखला भी बना सकते हैं। वांग युदाओ ने कार्ड वूमीजी के हाथ में थमा दिया। जैसे ही वह मुड़ने वाला था, उसने पीछे मुड़कर कहा, ओह, मैं तो भूल ही गया था, पासवर्ड 9,30,509 है, आज मेरा जन्मदिन है। वूमीजी कार्ड को हाथ में पकड़े हुए वांग युदाओ को देखती रही। एक पल के लिए उसका दिल मिश्रित भावनाओं से भर गया और उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। सालों पहले प्यार की खातिर उसने और जोऊ कांग ने जोऊ मामा की आपत्तियों को नज़रअंदाज कर दिया और शादी करने पर अड़ गए। इस वजह से जोऊ मामा ने जोऊ कांग को घर से निकाल दिया और उसके परिवार की आय के स्रोत से उसे अलग कर दिया। हाँ, जोऊ परिवार वाकई अमीर था, इसलिए जब वह और जोऊ कांग डेटिंग कर रहे थे तो जोऊ मामा बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। उन्हें यकीन था कि वूमीजी सिर्फ पैसों के लिए जोऊ कांग के साथ है। जोऊ कांग और उसने अपना छोटा सा परिवार शुरू करने के बाद वो दिन बुरे नहीं थे। उन्होंने मिलकर पैसे बचाए और आखिरकार एक दवा की दुकान खोली। हालांकि जियाओ लिंग के जन्म के बाद जिंदगी और भी मुश्किल हो गई, लेकिन अक्सर खुशियों से भरी रहती थी। दुर्भाग्य से अच्छे दिन हमेशा जल्दी बीत जाते हैं। जोऊ कांग की एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई, जिससे खुशियों से भरा परिवार पूरी तरह बिखर गया। और जोऊ कांग की मृत्यु के कारण जोऊ मामा शुरू में लगभग हर दूसरे दिन वूमीजी को परेशान करते थे। लेकिन शुक्र है, वो सब बातें अब अतीत की बात हो चुकी थीं, चली गईं। वूमीजी ने अपने हाथ में बैंक कार्ड और जमीन पर बैठे गिलास उठाते आदमी को देखा और अचानक उसके दिल में एक गर्माहट सी महसूस हुई। शायद अब भी वो खुशी से जी सकती थी। शाम को सफाई खत्म करने के बाद वूमीजी मुस्कुराए। उसे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वांग युदाओ उसके पीछे पीछे घर चला आया। वूमीजी के लिए इस तरह का जीवन वाकई संजोने लायक था। हालांकि उसने कहा नहीं, लेकिन वांग युदाओ जानता था। यह इस बात से जाहिर था कि वूमीजी लीहू को खास पसंद नहीं करती थी। वूमीजी असल में एक आरामदायक और शांतिपूर्ण जीवन चाहती थी। यह शायद एक ऐसी औरत की इकलौती ख्वाहिश थी जिसने जिंदगी के उतार चढ़ाव, उसके सारे सुख दुख देखे हों। घर पर जियाओ लिंग टीवी देख रही थी। वांग युदाओ को आते देख उसने मुस्कुराकर उसका अभिवादन किया। वांग युदाओ आलस्य करने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अपने हाथ धोए, वूमीजी की रसोई साफ करने में मदद की और आखिरकार खाना बनाने का काम वूमीजी पर छोड़ दिया। हालांकि यह उनकी सिर्फ तीसरी मुलाकात थी, लेकिन यह एहसास पिछली 2 बार से कहीं ज्यादा करीब था। वांग युदाओ को जरा भी अटपटा नहीं लगा।
उस रात खाने के बाद वो मीजी को डर था कि कहीं वांग युदाओ को आधी रात को भूख न लग जाए, इसलिए उसने जाने से पहले उसके लिए देर रात का नाश्ता भी बना दिया। वांग युदाओ ने सिर हिलाया। शायद वो मीजी ने देख लिया था कि उसने बहुत खा लिया है। बाहर जाते समय ध्यान रखना, वो मीजी ने धीरे से कहा और देर रात का नाश्ता वांग युदाओ को दे दिया। वांग युदाओ ने सिर हिलाया, वो मीजी की तरफ मुस्कुराया और फिर लिफ्ट में भाग गया। जो कुछ हुआ था उसके कारण वांग युदाओ ने यह भी सुझाव दिया कि वो मीजी कुछ दिन की छुट्टी ले लें और दवा की दुकान को फिर से सजाने के लिए किसी को ढूंढना होगा और कुछ काउंटर जैसी चीज़ें फिर से कस्टम मेड करवानी होंगी। हालांकि वांग युदाओ के पास इन सब के लिए समय नहीं था, क्योंकि अगली सुबह वांग चेंगकाई उसे लेने आ गया। चलो आज मैं तुम्हें अपने घर घुमाने ले चलूंगा। वांग चेंगकाई ने बेफिक्री से कार की सीट थपथपाए। बेशक अगर वांग युदाओ एक महिला होती तो शायद ये दृश्य और भी मनभावन होता। शांगनान शहर में वांग परिवार की कई जागीरें थीं, लेकिन सबसे आकर्षक शायद वांग परिवार का निवास था, जिसे वाटर पार्क के नाम से जाना जाता था। इसे निवास कहना भी ठीक नहीं था। कहने का मतलब है यह एक रिजॉर्ट जैसा था, लेकिन एक निजी रिजॉर्ट। ये सचमुच हर मायने में एक स्वर्ग था, जहां बहती नदियां और झरते झरने थे। यहाँ के ज्यादातर परिदृश्य मानव निर्मित थे। अंदर घुसते ही ऐसा लगा जैसे किसी परिलोक में हों। इस पार्क जैसे जल स्वर्ग को पहली बार देखकर वांग युदाओ सचमुच हैरान रह गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसे लगता था कि उसने ऑनलाइन कई आलीशान घर देखे हैं, लेकिन अब इस जल स्वर्ग को देखकर उसे एहसास हुआ कि वह पहले कितना अनजान था। अनगिनत स्विमिंग पूल, कृत्रिम समुद्र तट, वॉलीबॉल कोर्ट, गोल्फ, बेहतरीन नक्काशी, ये जगह दुनिया भर की मज़ेदार जगहों का एक संग्रह लगती थी। यह ज़रूर अमीरों का स्वर्ग होगा। जो आप अभी देख रहे हैं वह मेरे परिवार की जल वास्तुकला का एक छोटा सा हिस्सा है। ये जगह 4 ऋतुओं के अनुसार व्यवस्थित है। जिस प्रवेश द्वार से हम आए हैं वह गर्मियों का प्रवेश द्वार है, इसलिए यहाँ जो कुछ भी आप देख रहे हैं वह गर्मियों में ही मिलेगा। यह एक छोटा मालदीव है। वांग चेंगकाई वांग युदाओ के हाव भाव देखकर मुस्कुराए। यहाँ आकर कोई भी शांत नहीं रह सकता था। उन्होंने एक प्रसिद्ध घरेलू लैंडस्केप डिज़ाइनर को नियुक्त करने के लिए बहुत पैसा खर्च किया था। शांगनान शहर में पहले से ही कई झीलें थीं, इसलिए उन्होंने पानी के किनारे निर्माण करने का फैसला किया और डिज़ाइनर ने बगीचों को पानी के साथ मिला दिया, जिससे इसका वर्तमान स्वरूप सामने आया। वांग चेंगकाई, तुम्हारा परिवार सचमुच बिजली गिरने का हकदार है। वांग युदाओ आसपास की इमारतों को देखकर अचंभित रह गए। ये बेहद अपमानजनक था, इतना भ्रष्ट कि कोई भी अवाक रह जाए। मुझे भी ऐसा ही लगता है। वांग चेंगकाई मुस्कुराया, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा। रास्ते में उसे कुछ और लोग मिले जो बगीचे में काम करने वाले लग रहे थे। बाकी सभी ग्राहक दूसरे दरवाजों से आते हैं, इसलिए हम यहाँ उनसे नहीं टकराएंगे। वांग चेंगकाई मुस्कुराया, एक जगह की ओर इशारा करते हुए, और वांग युदाओ को उसका परिचय दिया। वांग युदाओ ने अपने होंठ चटकाए। इसकी कीमत कितनी होगी? वांग युदाओ को यकीन नहीं हुआ। मेरे दादाजी कहते थे कि पैसा खर्च करने के लिए होता है और पैसा तो बस कागज है, अगर खर्च नहीं करोगे तो उसमें फफूंद लग जाएगी। वांग चेंगकाई ने अपने दादाजी का पागलपन भरा सिद्धांत दोहराया और वांग युदाओ ने ध्यान से सुना। उसे चक्कर आ रहा था। एक अमीर इंसान की पहचान क्या होती है? बस यही है, लानत है। तुम्हारा परिवार कितने समय से व्यापार कर रहा है? वांग युदाओ को अचानक एहसास हुआ कि यह एक ज़रूरी सवाल था। ओह, बहुत समय पहले मैंने सुना था कि मेरे दादाजी के दादा एक व्यापारी थे। वांग चेंगकाई ने सहजता से कहा, लेकिन इससे वांग युदाओ चौंक गया। जब वांग चेंगकाई ने पहले बताया था कि यह एक पारिवारिक व्यवसाय है तो उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब उन्हें इस पारिवारिक उद्यम की ताकत का एहसास हो रहा था। इसका मतलब था कि वांग परिवार की पूंजी सैकड़ों सालों से जमा थी। कोई आश्चर्य नहीं कि उनके पास इतने बड़े वित्तीय संसाधन थे। बाहर कई मंडप थे और एक ऊंचे चबूतरे पर एक विशाल स्विमिंग पूल था, जिसके बीच में एक और बड़ा मंडप था। बूढ़े गुरु वांग को मंडप पसंद हैं, इसलिए यहाँ ज्यादातर मंडप 1:1 प्रतिकृति इमारतें हैं, जैसे मेपल लीफ मंडप, शराबी बूढ़े का मंडप वगैरह। ऐसे तो बहुत सारे हैं। धिक्कार है, ये दिखावा है, ये धन का सबसे जबरदस्त प्रदर्शन है। पहले दिखावा करने वाले लोग कितने कमजोर थे। ये सोचकर वांग युदाओ ने वांग चेंगकाई के पैर को गले लगा लिया। अब से ये पैर मेरा है, धिक्कार है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने पिछली बार कहा था कि चाहे इसकी कीमत 10 लाख भी क्यों न हो, तुम पलक तक नहीं झपकाओगे। मुझे लगा था कि तुम जानबूझकर मुझे परेशान करने के लिए ऐसा कह रहे हो। वांग चेंगकाई ने आंखें झपकाईं, फिर जोर से हंसा और जल्दी से वांग युदाओ का हाथ धकेला। धिक्कार है, छोड़ो, मुझे औरतें पसंद हैं। दूर की इमारतें अब बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थीं। कार बहुत पहले ही रुक चुकी थी और वांग युदाओ कुछ बाहरी लोगों को अंदर आते हुए देख सकता था। कुछ लोग चलते चलते रुके, लेकिन ज्यादातर मुख्य हॉल की ओर जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ये लोग यहाँ के हालात से अच्छी तरह वाकिफ थे।
आमंत्रित सभी लोग हमारे ही समूह के हैं और बेशक बाहरी लोग भी हैं, लेकिन ज्यादातर हमारे परिवार की इमारतों को जानते हैं। आखिरकार मेरा परिवार भी रियल एस्टेट में है। वांग चेंग काई मुस्कुराया, लेकिन वह सामने वाले हॉल से अंदर नहीं गया, बल्कि उसने वांग युदाओ को बगल से अंदर ले गया। सच कहूं तो मुझे इस तरह की चीज़ों से नफरत है, लोगों के सामने एक तरह से और उनकी पीठ पीछे दूसरी तरह से। ये बहुत थका देने वाला है। वांग चेंग काई ने शिकायत की। अरे अभिनय करते रहो, दिखावा करते रहो। क्या हम अपनी पहचान बदल लें? साइड हॉल में दाखिल होने के बाद वांग युदाओ को सचमुच लगा कि वो पहुंच गया है। यहाँ ज्यादातर लोग औपचारिक पोशाक पहने हुए थे। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा आप टीवी पर देखते हैं, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा ही भव्य था। तुम्हें और मुझे पहले मेरे ओल्ड मास्टर वांग से मिलना चाहिए, वांग चेंग काई ने अचानक कहा। अपने ओल्ड मास्टर वांग से मिले? वांग युदाओ थोड़ा चौंक गया। हाँ, मेरे ओल्ड मास्टर वांग ने कहा था कि वो तुम्हें व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देना चाहते हैं, लेकिन चिंता मत करो, ये सिर्फ मेरे ओल्ड मास्टर वांग से मिलने के लिए है। वांग चेंग काई रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराया, वांग युदाओ को एक तरफ से ले गया, फिर बाएं दाएं मुड़ा। उसे पता ही नहीं चला कि उन्होंने कितने चक्कर लगाए, आखिरकार एक बड़े कमरे के बाहर जाकर रुक गए। वांग चेंग काई ने धीरे से दरवाज़ा खोला और फिर धीरे से अंदर चला गया। क्या वह चेंग काई है? अंदर से एक आवाज़ आई, थोड़ी धीमी लेकिन जोश से भरी हुई। वांग चेंग काई ने उसे पहचाना और फिर वांग युदाओ को इशारा किया। वांग युदाओ का दिल सचमुच धड़क रहा था। इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति से उसकी पहली मुलाकात हो रही होगी, है ना? क्या कोई शिष्टाचार होगा? वांग युदाओ दबे पांव अंदर गया। अंदर बत्तियां बुझी हुई थीं। खिड़की के पास एक बड़ा सा बिस्तर था और रोशनी अंदर आ रही थी, बिस्तर पर फैल रही थी। बिस्तर पर एक बूढ़ा आदमी था और उसके बगल में कोई उसकी सेवा कर रहा था। दादाजी, मैं उसे ले आया हूँ। वांग चेंग काई जल्दी से आगे बढ़ा और फुसफुसाया। वांग युदाओ ने पिछली बार इस बूढ़े गुरु वांग को देखा था। सच कहूं तो तब उसने उन्हें गौर से नहीं देखा था, लेकिन इस बार वह देखने से थोड़ा डर रहा था। यह ओल्ड मास्टर वांग शांगनान शहर के आर्थिक क्षेत्र में शायद उस तरह का व्यक्ति था जो अपने पैर की एक ठोकर से पूरे शांगनान शहर की अर्थव्यवस्था को हिला सकता था। वह सचमुच थोड़ा डरा हुआ था। वाह, अच्छा, मुझे उठाने में मदद करो, बूढ़े ने कहा और उसकी सेवा करने वाला व्यक्ति जल्दी से आगे बढ़ा और वांग चेंग काई भी। तभी वांग युदाओ को आखिरकार वांग चेंग काई की शक्ल सूरत साफ दिखाई दी। वह अस्पताल के मुकाबले थोड़ा बेहतर लग रहा था, लेकिन बस थोड़ा सा। ऐसा लग रहा था कि अस्पताल भी उसकी बीमारी का कुछ नहीं कर सकता। बूढ़े ने वांग युदाओ की तरफ देखा और मुस्कुराया। पिछली बार तुम इतनी जल्दी में चले गए थे कि मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करने का मौका ही नहीं मिला। वांग युदाओ ने जल्दी से हाथ हिलाया। कुछ नहीं, क्या मुझे पैसे नहीं मिले? बूढ़ा मुस्कुराया। मुझे तुम्हारी उदारता और ईमानदारी पसंद है, न कि किसी की जान बचाना 7 मंजिला शिवालय बनाने से बेहतर है जैसी बड़ी बड़ी बातें। वांग युदाओ हंसा। क्या ये सिर्फ जियांग जी के बारे में बात नहीं थी? अगर जियांग जी ने ये सुना होता तो शायद उसका चेहरा हरा हो जाता और उसकी बोलती बंद हो जाती। बूढ़ा मुस्कुराया, लेकिन धीरे धीरे उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। हालांकि तुम्हें ये सिर्फ एक व्यापारिक लेन देन लग सकता है, लेकिन मेरे लिए ये बेहद ज़रूरी है। जानते हो क्यों? वांग युदाओ ने उस आदमी की तरफ देखा। क्या सिर्फ इसलिए नहीं कि उसने उसे जगाया था? उसने अपना सिर हिलाया, ये जानते हुए कि बूढ़े मास्टर वांग के पास ज़रूर कहने के लिए कुछ और होगा। मेरा वांग परिवार पहले एक बड़ा परिवार हुआ करता था और उसका कारोबार भी बहुत बड़ा था, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। कारोबार तो बड़ा होता जा रहा है, लेकिन परिवार छोटा होता जा रहा है। मेरे सिर्फ 2 बेटे हैं और जाहिर है मैं अच्छी तरह जानता हूं कि वे कैसे हैं। पिछली बार मैं अचानक बेहोश हो गया था और उठ ही नहीं पाया था। एक साधारण परिवार में यह कोई बड़ी बात नहीं हो सकती, लेकिन मेरे परिवार में यह एक बहुत बड़ी समस्या है। इतने बड़े उद्यम में बिना किसी निर्देश के आप क्या कहेंगे? बूढ़े मास्टर वांग की आवाज़ अपेक्षाकृत शांत थी, मानो किसी से कुछ चर्चा कर रहे हों। हालांकि वांग युदाओ को यह समझ नहीं आया कि उनके कहने का क्या मतलब था, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि बूढ़े मास्टर वांग की बातें सच थीं। अगर वे बिना कोई निर्देश छोड़े चले जाते तो ये परिवार शायद आधे से भी ज्यादा बिखर जाता। तो मैंने अनजाने में पूरे वांग परिवार को बचा लिया। कोई आश्चर्य नहीं कि वह बच्चा वांग चेंग काई मेरे इतने करीब है। व्यापार जगत में बाप बेटे नहीं होते। मैं जिंदगी भर व्यापार में रहा हूं और मुझे कई चीजें समझ आती हैं, जिनमें पारिवारिक मामले भी शामिल हैं। उसने वांग चेंग काई की ओर देखते हुए कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका क्या मतलब है। आपकी उपचार पद्धति बहुत अनोखी है। इतने सालों में मैंने कई अजीबोगरीब उपचार पद्धतियां देखी हैं, लेकिन आपकी पद्धति खास तौर पर अनोखी है। वह रुका, फिर गंभीरता से बोला, मुझे आश्चर्य है कि क्या आपके पास मुझे 2-3 महीने और टिकाए रखने का कोई तरीका है क्या? जैसे ही ये शब्द निकले, वांग युदाओ तुरंत स्तब्ध रह गए।
2 या 3 महीने, इसका मतलब है कि ओल्ड मास्टर वांग 2-3 महीने से ज़्यादा नहीं जी पाएंगे। क्या अस्पताल ने कोई निदान किया? वांग यूदाओ दंग रह गए और जल्दी से पूछा। वांग चेंगकाई ने सिर हिलाया, अस्पताल ने तो उन्हें छुट्टी देते समय ही बता दिया था। वांग यूदाओ ने अपनी सांस रोक ली, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मामला इतना गंभीर होगा। ऐसा लग रहा था कि ओल्ड मास्टर वांग को इतनी जल्दी बाहर आना पड़ा क्योंकि उन्हें कुछ काम था। हालांकि शुद्धिकरण कला केवल नकारात्मक भावनाओं और कुछ कमज़ोर जहरों को ही दूर कर सकती थी। उसे बस यह नहीं पता था कि इससे कोई मदद मिलेगी भी या नहीं। उसने भौहें चढ़ाईं और फिर कहा, 2-3 महीने तक तो शायद यह संभव हो भी जाए, लेकिन क्या? वांग चेंगकाई का चेहरा खुशी से चमक उठा, लेकिन सुनकर उसकी भौहें थोड़ी तंग गईं और उसने जल्दी से पूछा, पैसा कोई मुद्दा नहीं है। मैं पैसे ज़रूर लूँगा, युवा मास्टर वांग, चिंता मत करो। मेरा मतलब है, तुम्हें ज़्यादा निराशावादी होने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी ज़िंदगी को खतरे में डाल सकता हूँ और हो सके तो मैं तुम्हें पूरी तरह से ठीक भी कर सकता हूँ, जिससे बूढ़े मास्टर वांग कई और साल जी सकें। वांग यूदाओ थोड़ा बेचैन हुआ, लेकिन आखिरकार उसने अपने विचार व्यक्त किए। कमरे में सन्नाटा छा गया। वांग चेंगकाई की आंखें चौड़ी हो गईं, उसका चेहरा आश्चर्य से भर गया। बिस्तर पर लेटे बूढ़े मास्टर वांग भी स्तब्ध थे, फिर उन्होंने तेज सांसों के साथ वांग यूदाओ की ओर देखा। तुमने क्या कहा? तुम्हें पूरा भरोसा है? वांग चेंगकाई का चेहरा खुशी से भर गया था। उसे लगा था कि उसने अभी गलत सुना है, लेकिन वांग यूदाओ के हाव भाव देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वह झूठ बोल रहा है। पूरा भरोसा नहीं? वांग यूदाओ ने अपना सिर हिलाया और उनके भ्रमित भाव देखकर उसने आगे कहा, मैं अभी भी ओल्ड मास्टर वांग की जिंदगी बढ़ा सकता हूँ। थोड़े समय के लिए, कम से कम 2 या 3 महीने तो ठीक रहेंगे। लेकिन मेरा मतलब है, इन 2 या 3 महीनों के भीतर मैं ओल्ड मास्टर वांग की जिंदगी बढ़ाने के और भी तरीके ढूंढ सकता हूँ। अगर हम ऐसा करते रहे तो कौन जाने वह कितने समय तक जी पाएं। वांग यूदाओ ने समय शब्द पर जोर दिया, लेकिन स्पष्ट रूप से बोला। वांग चेंगकाई एक पल के लिए बिना कुछ बोले वांग यूदाओ को घूरता रहा। हालांकि वांग यूदाओ के शब्द अस्पष्ट थे, लेकिन उनका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट था। अब से उसके दादा का जीवन पूरी तरह से वांग यूदाओ पर निर्भर करेगा। हालांकि बिस्तर पर लेटे हुए बूढ़े मास्टर वांग हंसने लगे, मानो बहुत खुश हों। उन्होंने खुद को थोड़ा सहज करने के लिए अपना शरीर हिलाया। ऐसे में मुझे आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए। मेरा ये पुराना जीवन अब आप पर ही निर्भर रहेगा। वांग यूदाओ ने तुरंत जवाब दिया, लेकिन मन ही मन वह सोच रहा था कि पिछले कुछ दिनों में कुछ जटिल मामलों के कारण उसने ज़्यादा काम नहीं किए हैं। ऐसा लग रहा था कि उसे जल्दी से काम करने होंगे और मेडिसिन पॉइंट्स कमाने होंगे। हाँ, ऐसा लग रहा था कि पिछली बार उसने 10 मेडिसिन पॉइंट्स इस्तेमाल किए थे, इसलिए कामों से मेडिसिन पॉइंट्स कमाने के बाद उसे पहले 10 वापस करने होंगे। जब वांग यूदाओ कमरे से बाहर आया तो वह सोचता रहा कि बूढ़े आदमी ने उसे अनलिमिटेड क्रेडिट कार्ड वगैरह देने से क्यों नहीं रोका। बदकिस्मती से वांग यूदाओ सचमुच निराश हो गया। उसने दरवाज़ा बंद होने तक इंतज़ार किया, लेकिन बूढ़े मालिक वांग ने उसे फिर भी नहीं बुलाया। अरे, क्या तुम सच में मेरे बूढ़े मालिक की ज़िंदगी बढ़ा सकते हो? दरवाज़ा बंद होते ही वांग चेंगकाई ने बेचैनी से पूछा। उसने वाकई वांग यूदाओ से इतनी काबिलियत की उम्मीद नहीं की थी। अगर यह आदमी सचमुच एक मरीज को, जिसे अस्पताल ने पहले ही मौत की सज़ा सुना दी थी, नर्क के राजा से वापस ला सकता है, तो शायद भविष्य में उसकी बहुत मांग होगी। इसके अलावा अमीर तबके के लोग जानते हैं कि एक कुशल डॉक्टर कितना ज़रूरी होता है। वांग यूदाओ ने थोड़ा उदास होकर वांग चेंगकाई की तरफ देखा। उसने हार मान ली थी, इस बार शायद उसे बहुत बड़ा नुकसान होगा। वांग चेंगकाई ने देखा कि वांग यूदाओ बोल नहीं रहा था, लेकिन वह नाराज़ भी नहीं था। इसके बजाय वह मुस्कुराया, वांग यूदाओ के कंधे पर हाथ रखा और फिर बाहर मुख्य हॉल की ओर चल दिया। वांग परिवार के भोज का आधिकारिक कारण वृद्धस्वामी वांग का स्वस्थ होकर घर लौटना था, लेकिन भोज में शामिल होने वाले ज्यादातर लोग इसका असली मतलब समझते थे। वांग परिवार में जब तक वृद्धस्वामी जीवित थे, पूरे वांग परिवार की सत्ता की बागडोर उन्हीं के हाथों में थी। वृद्धस्वामी वांग के 2 बेटे थे। हालांकि वे ऊपर से तो एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करते दिखते थे, लेकिन असल में पर्दे के पीछे उनके रिश्ते अच्छे नहीं थे और यह बात सबको पता थी। इसलिए जो लोग वांग परिवार के हिस्से का हिस्सा पाना चाहते थे या कोई बड़ा कदम उठाना चाहते थे, वे स्वाभाविक रूप से वृद्धस्वामी वांग के दुर्भाग्य का बेसब्री से इंतजार करते थे। उस समय यह आशंका थी कि पूरा वांग परिवार बिना किसी के हस्तक्षेप के ही अराजकता में डूब जाएगा। आंतरिक और बाहरी परेशानियों के साथ वांग परिवार की अपार संपत्ति और प्रभाव के बावजूद वह शायद इस उथल पुथल का सामना नहीं कर पाएगा। बेशक वांग परिवार के संबंधों को हल्के में नहीं लिया जा सकता था। कई लोगों को पहले भी ओल्ड मास्टर वांग से मदद मिली थी, और यहाँ तक कि वांग परिवार के साथ व्यावसायिक संबंध रखने वाले कुछ लोग भी परिवार में अचानक कोई बड़ा बदलाव नहीं चाहते थे। तुम जाओ और व्यस्त रहो, मैं अकेला ही घूमता रहूंगा।
वांग चेंगकाई के साथ होने से लोग वांग चेंगकाई का अभिवादन करने जरूर आते और अंततः बातचीत का रुख उसकी ओर हो जाता। हालांकि वांग युदाओ को खुद पर पूरा भरोसा था, लेकिन इस स्तर का सामना करना उसका पहला अनुभव था और वह थोड़ा उदास हुए बिना नहीं रह सका। इसके अलावा इस तरह के जीवंत माहौल को वह सहजता से नहीं झेल सकता था। वांग चेंगकाई ने सिर हिलाया, बस ये सोचकर कि वांग युदाओ को ऐसे मौके पसंद नहीं आएंगे। उसने वांग युदाओ से कहा कि अगर कुछ भी हो तो उसे फ़ोन कर देना, फिर मुड़कर हॉल में चला गया। जैसा कि उम्मीद थी, जैसे ही वांग चेंगकाई अंदर आया, कई लोगों ने उसकी तरफ देखा। वांग युदाओ ने वांग चेंगकाई को अजीब नज़रों से देखा, जो अभी अभी अंदर आया था, और आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया। वह वाकई एक प्रतिष्ठित परिवार से था। हालांकि जब वे दोनों साथ होते थे तो बाहरी लोगों के सामने वह थोड़ा नासमझ लग रहा था, फिर भी स्वाभाविक रूप से उससे एक खास आभा निकल रही थी। वह उसके पीछे पीछे अंदर गया और लगभग किसी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसने लापरवाही से पास की मेज से कुछ खाना उठाया और उसका स्वाद काफ़ी अच्छा था। जो क्यानरोंग शुरू में आना नहीं चाहती थी, लेकिन वह अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकती थी, इसलिए उसके पास हिम्मत जुटाकर आने के अलावा कोई चारा नहीं था। बेशक वह अपने परिवार के इरादों से अच्छी तरह वाकिफ थी। हालांकि वांग परिवार के पास पहुंचते ही जो क्यानरोंग पूरी तरह से दंग रह गई। हालांकि उसके परिवार ने उसे पहले ही बता दिया था कि वांग परिवार शांगनान शहर का सबसे बड़ा आर्थिक परिवार है, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वांग परिवार की वास्तुकला इतनी खूबसूरत होगी। जब वह बाहर थी तो उसे अंदर जाने में भी थोड़ी हिचकिचाहट महसूस हुई। शराब का गिलास पकड़े हुए जो क्यानरोंग चुपचाप उस समूह से चली गई जिसके साथ वह आई थी, और फिर एक कोने में अकेली खड़ी होकर भोज समाप्त होने की प्रतीक्षा करने लगी ताकि वह काम पर जा सके। लेकिन जैसे ही वह नकाबपोश और मुस्कुराते चेहरों वाले उन लोगों को बेसुध होकर देख रही थी, उसकी नज़रों के सामने एक बिल्कुल अनपेक्षित चेहरा प्रकट हुआ। ये वही है, वह यहाँ क्यों है? जो क्यानरोंग थोड़ा रुकी, अपना वाइन ग्लास नीचे रखा, फिर बाएं दाएं देखा और चुपचाप वांग युदाओ की ओर चल पड़ी। रास्ते भर उसका मन शंकाओं से भरा रहा। सच कहूं तो पहली बार जब वे मिले थे तो वांग युदाओ ने उस पर बहुत बुरा प्रभाव डाला था, लेकिन धीरे धीरे उसे लगा कि यह आदमी थोड़ा अजीब है। वह दुकान का सहायक कैसे हो सकता है? इतने अच्छे हुनर के साथ वह वुमीज़ी की दवा की दुकान में क्यों दिखाई देगा? आखिरकार उसे समझ आ गया, इस आदमी का जरूर कोई छिपा हुआ मकसद था। शायद उसे उसकी चाची में दिलचस्पी थी। जब उसने इस संभावना के बारे में सोचा तो उसका अपना चेहरा भी थोड़ा लाल हो गया। इसका स्वाद अभी भी अच्छा है। जो क्यानरोंग वांग युदाओ के पीछे पीछे चुपचाप उस आदमी को देखती रही। वांग युदाओ मुंह में पानी भरे हुए स्पष्ट रूप से बुदबुदाते हुए खा रहा था। जो क्यानरोंग का चेहरा काली रेखाओं से ढका हुआ था। वह सोच रही थी, काश तुम्हारा खाना गले में अटक जाए। काफी देर तक हिचकिचाने के बाद जो क्यानरोंग ने वांग युदाओ के कंधे पर थपथपाया। लेकिन इससे पहले कि उसका हाथ वांग युदाओ के कंधे तक पहुंचता, वांग युदाओ, जो उससे मुंह फेर रहा था, ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया, अपना शरीर घुमाया और सीधे उसकी बांह उसकी पीठ के पीछे मोड़ दी। तुम मुझे छोड़ दो। जो क्यानरोंग का चेहरा चिंतित था और वह जल्दी से चिल्लाए। हालांकि उसकी आवाज़ थोड़ी तेज थी, जिससे आसपास के लोग उसकी तरफ देखने लगे। वांग युदाओ ने एक हाथ में खाना पकड़े हुए जो क्यानरोंग को हैरानी से देखा, देख रहे लोगों की तरफ माफ़ी मांगते हुए मुस्कुराई और फिर उसका हाथ छोड़ दिया। अरे तुम तो खुशनसीब हो। क्या तुम्हें पता नहीं कि किसी की पीठ थपथपाना बहुत अशिष्टता होती है? अगर मैंने अभी थोड़ा और जोर लगाया होता तो शायद तुम्हारा हाथ टूट जाता। जो क्यानरोंग ने अपना हाथ हिलाया, उसकी आंखें थोड़ी लाल थीं, वह दांत काट रही थी, उसे इस आदमी को पूरा निगल जाने का मन कर रहा था। क्या हुआ? कल रात ठीक से नींद नहीं आई? तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? वांग युदाओ ने जो क्यानरोंग की तरफ ऐसे देखा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। नींद ठीक से नहीं आई, ये तुम्हारी वजह से है, ठीक है। जो क्यानरोंग ने दांत पीस लिए, ये जानते हुए कि वह हमेशा वांग युदाओ से हार जाती है। उसने नाक सिकुड़ी, फिर खा रही वांग युदाओ की तरफ तिरस्कार से देखा। क्या तुम कोई भूखी प्रेतात्मा का पुनर्जन्म हो गया है, जो इतना खा रही हो? मुझे अच्छा लग रहा है, क्या तुम मुझे नियंत्रित कर सकती हो? वांग युदाओ ने झुंझलाहट से जो क्यानरोंग को घूरा। तुम? जो क्यानरोंग गुस्से से घुट रही थी। उसकी नज़रें इधर उधर घूमी और फिर उसने कहा, क्या तुम्हें पता है ये जगह कहाँ है? तुम यहाँ कैसे पहुंची? तुम चुपके से तो नहीं घुसी, है ना? वांग युदाओ ने ताली बजाई, फिर उन्हें पोंछने के लिए रुमाल लिया। फिर उसने जो क्यानरोंग को ऐसे देखा जैसे वह कोई बेवकूफ़ हो। मैं कहता हूँ, तुम पुलिस अधिकारी कैसे बनी? क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ गड़बड़ है? अगर मुझे पता ही नहीं होता कि ये जगह कहाँ है तो मैं क्यों आता? और तुम ये भी कह रहे हो कि मैं चुपके से अंदर आया हूँ। मुझे लगता है तुम ही चुपके से अंदर आए हो। बकवास, मैं अपने परिवार के साथ आया हूँ। देखो वहाँ। बोलते हुए उसने पास ही खड़े लोगों की ओर इशारा किया।
वांग युदाओ ने नजरें घुमाईं, उसकी आंखें चमक रही थीं। सच कहूं तो अगर वो मीजी का मामला न होता तो वह जो परिवार के इन तथाकथित लोगों को जानना ही नहीं चाहता। वहां और भी लोग थे, लेकिन एक पुरुष और एक महिला लगातार दूसरों से बातें कर रहे थे। उनके रूप रंग से वांग युदाओ, जो कभी कॉर्पोरेट जगत में आगे नहीं बढ़े थे, भी समझ गए कि वे नेटवर्किंग कर रहे हैं। जाहिर है, वांग परिवार का ये भोज जो परिवार के लिए प्रभावशाली लोगों से मिलने का एक अच्छा मौका था। वांग युदाओ कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। उन्होंने एक जगह ढूंढी और चुपचाप बैठ गए। जो क्यानरोंग ने उत्सुकता से वांग युदाओ को देखा और मन ही मन उसे दिखावटी होने के लिए कोसने लगी। फिर उसने एक जगह की ओर देखा, उसकी आंखें चमक उठी। वह वांग चेंग का ही होगा, है ना? मैंने सुना है कि वह वांग परिवार की तीसरी पीढ़ी का है। तुम उसे जानते हो? वांग युदाओ ने जो क्यानरोंग को अजीब नजरों से देखा। मैंने उसे देखा है, लेकिन शायद वह मुझे नहीं जानता, जो क्यानरोंग ने कहा। ओह! वांग युदाओ ने जो क्यानरोंग की ओर देखा और उसके दिल में अचानक एक अजीब सी भावना जाग उठी। फिर उसने आश्चर्य से जो क्यानरोंग को देखा। तुम्हारा परिवार तो नहीं चाहेगा कि तुम वांग चेंगकाई को रिझाओ, है ना? हालांकि जैसे ही वांग युदाओ ने यह कहा, उसने तुरंत जो क्यानरोंग की बारूदी सुरंग पर पैर रख दिया। आमतौर पर शांत रहने वाला जो क्यानरोंग तुरंत उस रेटलेस स्नेक की तरह हो गया जिसकी पूंछ पर पैर रखा गया हो, और सीधे वांग युदाओ को खरोंचने लगा। क्या बकवास कर रहे हो? तुम ही तो लोगों को बहकाते फिरते हो। वांग युदाओ ने बेबसी से जो क्यानरोंग को देखा और मन ही मन सोचा कि वह सचमुच ठीक से बोल नहीं पा रहा है। लेकिन इस छोटी बच्ची के हाथ वाकई मजबूत थे। अगर वह पहले से ज्यादा मजबूत न होता तो शायद जो क्यानरोंग उसे बिगाड़ देता। अरे अरे, ठीक है, मैंने गलत कहा। ये बहकाना नहीं, बल्कि पीछा करना है, ठीक है? वांग युदाओ ने तुरंत मान लिया। ये सुनकर जो क्यानरोंग के हाव भाव में काफी सुधार आया। उसने वांग युदाओ को घूर कर देखा, फिर वांग चेंगकाई की तरफ देखा, जो भीड़ में सहजता से आगे बढ़ रहा था। वांग युदाओ ने जो क्यानरोंग को अवाक होकर देखा और बुदबुदाया, क्या पीछा करना और बहकाना एक ही चीज नहीं है? तुमने क्या कहा? जो क्यानरोंग ने तेजी से पलटकर जवाब दिया। आह, कुछ नहीं। वांग युदाओ हंस पड़ी। ऐसा लग रहा था कि जो परिवार ने ठान लिया था। जो जिया और चेंग यंग एक ही जैसे थे और जो क्यानरोंग भी इससे बच नहीं सकती थी। उसके कहने से ऐसा लग रहा था कि उसके परिवार को उम्मीद थी कि वह वांग परिवार की तीसरी पीढ़ी से संपर्क कर पाएगी। अगर वह वांग परिवार की बहू बन पाती तो शायद और भी अच्छा होता। वांग युदाओ ने जो क्यानरोंग को अफसोस से देखा, उसके लिए थोड़ी सहानुभूति महसूस की। हालांकि आजकल महिलाओं को ज्यादा आज़ादी थी, फिर भी कुछ चीज़ों के लिए त्याग करना पड़ता था। बेशक सिर्फ महिलाओं के साथ ही नहीं, कभी कभी पुरुषों के साथ भी ऐसा ही होता था। दरअसल अगर तुम वांग चेंगकाई का पीछा करना चाहती हो तो शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वांग युदाओ ने मुस्कुराते हुए जो क्यानरोंग की ओर देखते हुए अपनी नाक रगड़ी। जो क्यानरोंग ने उलझन में वांग युदाओ को देखा और उसे समझने में थोड़ा समय लगा कि वांग युदाओ का क्या मतलब था। फिर वह हल्के से हंसी। तुम? वांग युदाओ को जो क्यानरोंग का लहजा सचमुच नापसंद था और उसके हाव भाव भी थोड़े नफरत भरे लग रहे थे। मैं नेक इरादे से तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ और तुम असल में मुझसे नफरत करती हो, ये बेवजह है। आह, मेरा परिवार असल में चाहता है कि मैं देखूं कि क्या मैं वांग ताओ को जान सकती हूँ। जो क्यानरोंग काफी परेशान लग रही थी। वह वांग युदाओ के बगल वाली सीट पर बैठ गई, उसके चेहरे पर थोड़ी उदासी थी। हालांकि वह जानती थी कि उसके परिवार का क्या मतलब है, वह अब काफी बड़ी हो गई थी और स्वाभाविक रूप से वह सब कुछ यूं ही नहीं सुन सकती थी। वांग परिवार वाकई एक बड़ा परिवार था और उनके जो परिवार की तुलना करना नामुमकिन था। एक अमीर परिवार में शादी करना बुरा नहीं था, लेकिन हर कोई ऐसे परिवार में शादी नहीं कर सकता था। उसके व्यक्तित्व के अनुसार उसे लगा कि वह बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। सबसे अहम बात यह थी कि वह इस तथाकथित वांग ताओ से कभी मिली भी नहीं थी और हो सकता है कि वह उसे अच्छी नज़र से भी न देखे। वांग ताओ। वांग युदाओ ने जो क्यानरोंग को देखा, फिर याद आया कि वांग चेंगकाई ने मीजी फार्मेसी में पहले क्या कहा था। ये वांग ताओ वांग चेंगकाई के सबसे बड़े चाचा का बेटा होना चाहिए, है ना? वांग चेंगकाई के अनुसार ये वांग ताओ ज्यादा स्थिर नहीं लग रहा था और शायद उसके पिता भी नहीं थे। बूढ़े मालिक वांग के दोनों बेटों के अपने अपने एजेंडे जरूर थे और दोनों पोते अपने पिताओं की वजह से शायद कुछ छिपे हुए इरादे भी रखते थे। ये सोचना काफी मजेदार था। एक बिल्कुल अच्छा परिवार इस हाल में पहुंच गया था। कोई आश्चर्य नहीं कि बूढ़े मालिक वांग जाने को तैयार नहीं थे। अगर वो होते तो शायद उन्हें मौत के बाद भी चैन नहीं मिलता। मैं आपकी बहुत कद्र करता हूँ। आपका जो परिवार वाकई प्रभावशाली है। जो जिया और चेंग यंग एक ही पंथ के पक्षी हैं और अब आपको वांग परिवार की तीसरी पीढ़ी से संबंध बनाने के लिए कहा जा रहा है।
वाकई बहुत बढ़िया। वांग युदाओ ने मुस्कुराते हुए जोऊ कियानरोंग को देखा, लेकिन उसके मन में बेहद घृणा थी। जोऊ परिवार शांगनान शहर में पैर जमाने के लिए दरअसल वे अपने नौजवानों को भेज रहे थे और दोनों तरफ खड़े थे। चेंग परिवार और वांग परिवार के बीच अच्छे रिश्ते नहीं थे, फिर भी जोऊ परिवार दोनों से दोस्ती करना चाहता था। ये सचमुच एक ऐसा काम था जो केवल एक व्यापारिक परिवार ही कर सकता था। हालांकि ऐसा परिवार शायद हमेशा एक छोटा परिवार ही रहेगा, क्योंकि उनमें किसी एक पक्ष को चुनने का साहस नहीं था। जोऊ कियानरोंग ने अपने होंठ काटे, लेकिन हैरानी की बात है कि उसने कोई जवाब नहीं दिया। वांग युदाओ के शब्दों में व्यंग्य कैसे न समझे, लेकिन ये बात तो पहले से ही एक सच्चाई थी और उसे खुद अपने परिवार का ये रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आया। थोड़ी ही दूरी पर वांग चेंगकाई ने आखिरकार किसी का अभिवादन पूरा किया। हालांकि अब तक उसके पिता और सबसे बड़े चाचा आ चुके थे, इसलिए मेज़बानी का ज्यादातर काम स्वाभाविक रूप से बड़ी पीढ़ी को सौंप दिया गया। आखिरकार वह अभी 20-30 साल का नौसिखिया ही था। यहाँ ज्यादातर लोग उसके पिता की उम्र के थे और कुछ तो उसके दादा से भी 1-2 साल छोटे थे। पसीना पोंछते हुए वांग चेंगकाई ने इधर उधर देखा और तेजी से वांग युदाओ की ओर दौड़ा। देखो, वह आ रहा है। वांग युदाओ वांग चेंगकाई को देख रहा था। वांग चेंगकाई को इस तरफ भागते देखकर वह मुस्कुराया और जोऊ कियानरोंग को याद दिलाया। जोऊ कियानरोंग थोड़ा स्तब्ध रह गया। वांग युदाओ की निगाहों को देखते हुए उसके हाव भाव कई बार बदले, जिससे साफ जाहिर था कि वह थोड़ी उलझन में है। लगता है हमारी अधिकारी जोऊ बहुत खूबसूरत है, उसने वांग परिवार के युवा स्वामी को भी अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। वांग युदाओ ने मजाक किया। जोऊ कियानरोंग ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वह फिर भी उत्सुकता से वांग चेंगकाई को देख रही थी, जो सचमुच उनकी ओर आ रहा था। क्या यह आदमी वाकई वांग चेंगकाई को जानता होगा? अरे, मैं तो थक गया हूँ। इन लोगों से मिलना जुलना बहुत थका देने वाला है। जैसे ही वांग चेंगकाई आया, उसने मेज पर रखा वाइन का गिलास उठाया, वांग युदाओ के बगल में बैठ गया और फिर उसे गटक गया। उसने जोऊ कियानरोंग की ओर इशारा किया और वांग युदाओ से पूछा, ये कौन है? जोऊ कियानरोंग, जोऊ परिवार से। मैंने तुम्हें पहले उसे और उसके पति को नमस्कार करते देखा था। वांग युदाओ ने सहजता से जवाब दिया। ओह! वांग चेंगकाई ने जोऊ कियानरोंग को अजीब नजरों से देखा। जोऊ कियानरोंग इस समय सोफे पर अकड़कर बैठी थी, वांग युदाओ की तरफ आंखें झपका रही थी, उसका दिमाग खाली था। यह आदमी वाकई वांग चेंगकाई को जानता था और जिस तरह से वे बात कर रहे थे, उससे लग रहा था कि वे बहुत जाने पहचाने हैं। ये वाकई अजीब था। वांग युदाओ वांग चेंगकाई को जानता भी था, फिर भी वह वुमीजी की दवाखाने में काम कर रहा था। यह एक विरोधाभास था। अगर पहले उसने सिर्फ अंदाजा लगाया था कि फार्मेसी में काम करने वाले वांग युदाओ का कोई मकसद है, तो अब वह सचमुच इसकी पुष्टि कर सकती थी। अरे अरे, तुम क्या कर रहे हो? आह, क्या हुआ? जोऊ कियानरोंग अचानक वास्तविकता में लौटी तो उसने पाया कि वांग युदाओ उसे पुकार रहा है। उसे तुरंत थोड़ा अजीब लगा। तुमने क्या कहा? वांग युदाओ ने जोऊ कियानरोंग को अवाक भाव से देखा, फिर कहा, वह यहाँ है, तो मुझे लगता है कि वांग ताओ भी जल्द ही बाहर आ जाएगा। कैसा रहेगा, पहले वांग चेंगकाई से कुछ टिप्स ले लेना ताकि बाद में कुछ करतब दिखा सकें। हालांकि जैसे ही वांग युदाओ ने बोलना खत्म किया, उसने जोऊ कियानरोंग को ऐसे देखा जैसे वह उसे खा जाना चाहती हो। उसकी आंखें बैल की तरह बड़ी हो गईं, उसे घूर रही थीं। मैं अपना काम खुद कर लूंगी। जोऊ कियानरोंग के दिल में एक अजीब सी जलन महसूस हुई, यहाँ तक कि उसे लगा कि यह वांग युदाओ वाकई घिनौना है। उसने वांग चेंगकाई की तरफ देखा, फिर मुस्कुराई और बोली, नमस्ते, मेरा नाम जोऊ कियानरोंग है। वांग चेंगकाई ने सिर हिलाया, संक्षिप्त परिचय दिया और फिर अजीब तरह से वांग युदाओ और जोऊ कियानरोंग को देखा। तीनों बातें करते हुए उन्होंने ये भी बताया कि वांग युदाओ और जोऊ कियानरोंग की मुलाकात कैसे हुई, जिससे वांग चेंगकाई दंग रह गया। फिर उसने आश्चर्य से वांग युदाओ को देखा और चुपचाप उसे अंगूठा दिखाया। वांग युदाओ वांग चेंगकाई को कैसे जानता था, इस बारे में वांग चेंगकाई ने बस वही बताया जो वह बता सकता था। जोऊ कियानरोंग कम बोली, उसकी नज़रें लगातार धीरे से वांग युदाओ पर घूम रही थीं, जाहिर तौर पर उसके बारे में बहुत उत्सुक थीं। हालांकि जैसे ही वे तीनों बात कर रहे थे, जोऊ कियानरोंग का फ़ोन बज उठा। उसने फ़ोन उठाया, फिर इधर उधर देखा, वांग युदाओ और वांग चेंगकाई को अलविदा कहा और जल्दी से चली गई। एक कोने में एक पुरुष और एक महिला थोड़े चिंतित लग रहे थे। जल्द ही उन्होंने जोऊ कियानरोंग को आते देखा। कियानरोंग, इधर आओ। उस आदमी ने हाथ हिलाया और जोऊ कियानरोंग उन दोनों को असमंजस से देखते हुए वहां आ गया। कियानरोंग, कैसा है? ये वांग परिवार काफी अच्छा है ना? वह आदमी लगभग 40 साल का था और ज्यादा लंबा नहीं था। जोऊ कियानरोंग ने सिर हिलाया, बहुत अच्छा है। मैंने अपने घर में इतनी बड़ी संपत्ति कभी नहीं देखी। तो तुम वांग परिवार के वांग चेंगकाई को जानती हो? आखिरकार उस आदमी ने बात समझ ली। जोऊ कियानरोंग थोड़ा स्तब्ध रह गई, फिर उसे समझ आया कि दोनों ने उसे क्यों बुलाया था।
उन्होंने उसे वांग चेंगकाई से बातें करते साफ देखा था। उसे थोड़ी निराशा हुई, लेकिन उसके हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आया। उसने सिर हिलाया। तुम उसे नहीं जानती, ये ठीक नहीं है। क्या मैंने तुम्हें के साथ नहीं देखा? वह आदमी थोड़ा चिंतित था। मैं वांग चेंगकाई को नहीं जानता, लेकिन मैं वांग युदाओ को जानता हूँ, वांग चेंगकाई के दोस्त। उसने हमारा परिचय कराया था। जो क्यानरोंग ने भावशून्यता से थोड़े अधीर होकर कहा। हम वांग युदाओ, वह कौन है? उस आदमी ने अपनी पत्नी की ओर देखा। उसके चेहरे पर थोड़ी उलझन थी, लेकिन फिर भी वह मुस्कुराया और बोला, ठीक है, तुम्हें उसका शुक्रिया अदा करना होगा। लेकिन चूंकि अब तुम वांग चेंगकाई से बात कर चुकी हो, इसलिए अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश करो। ये भविष्य में जरूर फायदेमंद होगा। ओह, और कुछ है क्या? जो क्यानरोंग ने उदासीनता से कहा। अरे नहीं, वह आदमी मुस्कुराया और अपने हाथ रगड़े, फिर बोला। लेकिन जैसे ही जो क्यानरोंग मुड़ने ही वाली थी, उस आदमी ने कहा, ओम, अगर तुम वांग चेंगकाई को अपना दीवाना बना सको तो बहुत अच्छा होगा। जो क्यानरोंग रुक गई। उसकी आंखों में उदासी की एक झलक दिखाई दी। वह अचानक मुड़ी और दोनों की तरफ मुस्कुराई। क्या तुम जानना नहीं चाहते कि वह वांग युदाओ कौन है? दोनों एक साथ दंग रह गए, फिर दोनों ने सिर हिलाया। दरअसल वे जानना चाहते थे कि वांग चेंगकाई का दोस्त कौन हो सकता है। और उन्होंने पहले देखा था कि वांग चेंगकाई बातचीत करते समय बिल्कुल भी घमंडी नहीं लग रहा था, इसलिए वे भी यह जानने के लिए बहुत उत्सुक थे कि यह वांग युदाओ असल में कौन है। जो क्यानरोंग मुस्कुराए, अपने कानों से बाल हटाए और उदासीनता से बोली, वह मेरी मौसी की दवाखाने में काम करता है। क्या तुम मेरी बात पर यकीन करती हो? उनके स्तब्ध भावों का इंतजार किए बिना वह मुड़ी और तेज कदमों से चली गई। भोज का आयोजन दो भाइयों वांग जियाशेंग और वांग जियागुओ ने किया था। जैसे जैसे ज्यादा लोग आते गए, हॉल में खाली सीटें कम होती गईं। एक भोज में, जिसमें ज्यादातर व्यापारी ही थे, भला क्या चर्चा हो सकती थी? वांग युदाओ को इसकी कोई परवाह नहीं थी। यहाँ ज्यादातर लोग चालाक बूढ़े थे, और अगर वांग युदाओ उनसे निपटता तो उसे जरूर नुकसान होता। इस दौरान वांग युदाओ की नज़र वांग ताओ नाम के एक लड़के पर पड़ी। वह असल में वांग चेंगकाई की ही उम्र का था, बस वांग चेंगकाई वांग ताओ से कुछ महीने बड़ा था। हालांकि इस दौरान वांग युदाओ ने कुछ जानी पहचानी शख्सियतें भी देखीं। चेंग परिवार से चेंग यंग भी वहां मौजूद था। बेशक चूंकि चेंग यंग प्रकट हुआ था, इसलिए जो परिवार से जो जिया स्वाभाविक रूप से चेंग यंग के पीछे था। जब वांग युदाओ ने जो जिया को देखा, तो जो जिया ने भी वांग युदाओ को देखा। चेंग यंग के हाव भाव थोड़े बदले, फिर उसने अपने सामने खड़े चेंग यंग को खींचा। दोनों ने कुछ फुसफुसाया। जल्द ही जो जिया और चेंग यंग वहां पहुंचे। भाई वांग, मैंने सुना है कि तुम्हारे बूढ़े गुरु ठीक हो गए हैं। वे अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? चेंग यंग भीड़ के बीच से गुजरा। जब उसने वांग युदाओ को देखा तो उसकी पलकें झपक गईं। पिछली बार जब वांग युदाओ ने अचानक कोई हरकत की थी तो वह सचमुच डर गया था, लेकिन इस बार इतने सारे लोगों के साथ वांग युदाओ चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह कोई हरकत नहीं कर सकता था। बेशक वांग चेंगकाई शायद अपने दोस्त को भी कोई हरकत नहीं करने देगा। हालांकि उसने वांग युदाओ की निजी तौर पर जांच पड़ताल की थी। वह एक बहुत ही साधारण व्यक्ति था, लेकिन उसके इतने साधारण होने के कारण ही उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। वांग चेंगकाई का दोस्त कोई साधारण व्यक्ति कैसे हो सकता है? इसलिए जितनी साधारण जानकारी उसे मिलती, उतना ही उसे लगता कि इस मामले में कुछ अजीब है। बूढ़े गुरु अभी अभी ठीक हुए हैं और अभी भी काफी कमजोर हैं। अगर वे बाहर आकर इतने सारे लोगों से ऐसे मिलेंगे तो उन्हें और भी बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए बाद में एक निजी मुलाकात होगी। जाहिर है वे सीधे तौर पर अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे। वांग चेंगकाई ने मुंह बनाया। उन्होंने इस मिस्टर चेंग को कभी अच्छी तरह देखा ही नहीं। बेशक अगर कुछ लोग ये देख लेते तो वे कहते कि वांग चेंगकाई को व्यवहार करना नहीं आता। लेकिन वांग युदाओ को लगा कि वांग चेंगकाई का व्यक्तित्व बहुत अच्छा है। अगर मैं आपको देखना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी मुझे आपके चेहरे पर मुस्कान के साथ, जिसे शिष्टाचार कहा जाता है, देखना है। अगर आपके बीच कोई शुद्ध स्वार्थ का रिश्ता नहीं है, तो क्या हर बार मिलते समय मुस्कुराते रहना और बहुत ज्यादा विनम्र होना बीमार नहीं है? ओह सच में? चेंग यंग ने एक भान उठाए। उसके चेहरे पर एक पल के लिए स्तब्धता छा गई, फिर वह मुस्कुराया और सिर हिलाया। बात तो सही है। खैर, चूंकि भाई वांग के अभी भी दोस्तों का ध्यान रखना है, इसलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। ये कहकर वह मुड़ा और जो जिया के साथ चला गया। वांग युदाओ ने भौहें चढ़ाईं। हैरानी की बात है कि चेंग यंग ने इस बार कोई परेशानी नहीं खड़ी की, लेकिन सोचने पर उसे समझ आ गया। आखिरकार ये वांग परिवार ही तो था। चेंग यंग अभी अभी गई ही थी कि जो क्यानरोंग वापस आ गया। दरअसल जो क्यानरोंग कुछ देर से पास ही खड़ी थी। वो इसलिए नहीं आई थी क्योंकि जो जिया वहां थी। क्या हो रहा है? तुम्हारा ये छोटा भाई हमें परेशान करने आया है। वांग युदाओ ने सिर हिलाया और जो क्यानरोंग की तरफ देखा।
क्या जोऊ परिवार के मुखिया में कुछ गड़बड़ थी? उन्होंने जोऊ जिया और चेंग यंग को घुलने मिलने दिया, लेकिन फिर भी जोऊ कियानरों को वान परिवार का साथ देने की योजना बनाई। उसने सोचा, एक साथ दो नावों की सवारी करने की कोशिश। कहीं ऐसा न हो कि कुछ हासिल न हो और अपना ही परिवार बर्बाद हो जाए। जाहिर है, वांग युदाओ इन बातों को ज़्यादा अच्छी तरह समझ नहीं पाता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वो गुस्ताखी से बात नहीं करता था। उस बदमाश, मैंने उसे पहले ही चेंग यंग के साथ घूमने से मना कर दिया था। जोऊ कियानरोंग ने दांत पीस लिए, जाहिर है उसे चेंग यंग बहुत नापसंद थी। क्या हो रहा है? वांग युदाओ थोड़ा स्तब्ध रह गया और अचानक उसकी गपशप करने की प्रवृत्ति जाग उठी। और उसे ये भी लगा कि कुछ गड़बड़ है। अगर जोऊ परिवार चेंग परिवार से जुड़ना चाहता है तो क्या बेहतर नहीं होगा कि जोऊ कियानरोंग को चेंग यंग से सीधे बात करने दिया जाए। जोऊ कियानरोंग ने वांग युदाओ की तरफ आंखें घुमाईं, लेकिन दांत पीस लिए, यह न जानते हुए कि वह क्या सोच रही है। दूसरी ओर वांग चेंगकाई ने अपना गला साफ किया, वांग युदाओ को अजीब नज़रों से देखा और अचानक अपने हाथ से एक अजीब सा इशारा किया। वांग युदाओ ने पलकें झपकाईं, वांग चेंगकाई को अजीब नज़रों से देखते हुए, क्या बात है? ओह! वांग चेंगकाई ने मूर्खतापूर्ण ढंग से हंसी, फिर जोऊ कियानरोंग की ओर देखा, जिसका चेहरा थोड़ा लाल था, और वांग युदाओ से फुसफुसाया, वह चेंगयंग, वह समलैंगिक है। ओह! वांग युदाओ एक पल के लिए ठिठक गया, फिर तुरंत प्रतिक्रिया दी। वांग चेंगकाई को आश्चर्य से देखा। काफी देर बाद उसने जोऊ कियानरोंग को अफसोस से देखा, कोई आश्चर्य नहीं, तो वह तुम्हें कभी पसंद ही नहीं करता था। मैं सोच रहा था कि तुम्हारा परिवार जोऊ जिया को चेंग यंग के साथ रिश्ता बनाने की कोशिश क्यों करने देगा। जोऊ जिया के नाजुक रूप को देखते हुए, शायद ये सच में। वांग युदाओ ने अब और सोचने की हिम्मत नहीं की। ये समाज कहाँ पहुँच गया है? उसकी पूर्व प्रेमिका को एक समलैंगिक ने ले लिया था और अब उसका सामना एक और समलैंगिक पुरुष से हुआ। तुम ही हो जिसे कोई पसंद नहीं करेगा। इस युवती के बहुत सारे प्रशंसक हैं, जोऊ कियानरोंग ने गुस्से से कहा। वांग युदाओ ने बार बार सिर हिलाया। वह उसके साथ गपशप नहीं करना चाहता था, लेकिन अपने पिछले अनुभव से वांग युदाओ को अचानक एक समस्या का पता चला। ऐसा लग रहा था कि जितने ज़्यादा उच्च वर्ग के लोग होते हैं, उनकी यौन प्रवृत्ति उतनी ही ज़्यादा समस्याग्रस्त होती है। शेन यू कम उम्र में ही एक अटेंडिंग फिजिशियन बन चुकी थी। उसके रूप रंग से ऐसा नहीं लगता था कि उसे पैसों की कोई कमी है। ऐसी महिला समलैंगिक थी, और अब चाहे आप इसे किसी भी नज़रिए से देखें, चेंग परिवार एक प्रतिष्ठित परिवार था, निश्चित रूप से पैसों की कोई कमी नहीं थी, फिर भी उनमें एक समलैंगिक पुरुष था। वह कांप उठा, फिर जल्दी से वांग चेंगकाई से थोड़ा दूर हट गया और फिर पूछा, उफ, तुम भी समलैंगिक नहीं हो, है ना? वांग चेंगकाई ने मुंह में पानी थूका, फिर बहुत देर तक खांसता रहा, फिर वांग युदाओ को अवाक होकर देखता रहा। मैं तो सभी महिलाओं को पसंद भी नहीं कर सकता, फिर पुरुषों को पसंद करने का मेरा दिल कैसे कर सकता है? वांग युदाओ ने राहत की सांस ली। ओह, ये तो अच्छी बात है। अगर तुम मेरे रूप रंग पर लालच करने की हिम्मत कर रहे हो, तो मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं रुका हूँ। जोऊ कियानरोंग ने एक और ठहाका लगाते हुए वांग युदाओ को अजीब तरह से देखा, उसकी आंखें मानो कह रही थीं, तुम रूप रंग। जब वे कुछ लोग बातें कर रहे थे, वांग जियागुओ ने भोज की मेज़बानी शुरू कर दी थी। उबे हुए वांग चेंगकाई ने वांग युदाओ से कुछ महत्वपूर्ण लोगों का परिचय भी कराया। बेशक, वह वांग युदाओ के कुछ मरीज ढूंढने के पिछले अनुरोध को नहीं भूला था। हालांकि वांग युदाओ ने इस बार मना कर दिया। उस पर पहले से ही 10 मेडिसिन पॉइंट बकाया थे और उसे जल्दी से काम पूरा करना था। हालांकि इस तरह मेडिसिन पॉइंट इस्तेमाल करने का कोई साइड इफेक्ट नहीं था, लेकिन वांग युदाओ को लग रहा था कि अगर उस पर बहुत ज़्यादा मेडिसिन पॉइंट बकाया हो गए तो उसे पदावनत किया जा सकता है। वह भी अभी इंटरमीडिएट एपोथेक्री अप्रेंटिस बना था, और अगर उसे पदावनत किया गया तो यह वाकई एक बड़ा नुकसान होगा। भाई चेंगकाई। जैसे ही वे तीनों बातें कर रहे थे, अचानक पीछे से एक आवाज़ आई। वांग युदाओ थोड़ा चौंका और मुड़कर देखा कि वांग ताओ किसी समय उनके पीछे आ गया था। वांग चेंगकाई भी दंग रह गया, उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, यह जिया ताओ है, आओ हमारे साथ बैठो। वांग ताओ ने सिर हिलाया और बैठ गया। उसकी नज़र वांग युदाओ पर पड़ी, फिर एक पल के लिए जोऊ कियानरोंग पर टिकी रही। फिर उसने पूछा, यह आपका दोस्त होगा, भाई? क्या आप इसका परिचय नहीं कराएंगे? ओह, ये वांग युदाओ है और आपके बगल में जोऊ कियानरोंग है। ये दोनों आपकी उम्र के दोस्त हैं, इनसे बातें करो। ओह, जोऊ कियानरोंग, जोऊ परिवार से, है ना? मैंने उसके बारे में सुना है। वांग ताओ ने जोऊ कियानरोंग की ओर देखा, उसकी आंखें चमक रही थीं। फिर उसने वांग युदाओ की ओर देखा, ये भाई वांग किस परिवार से हैं? वांग युदाओ ने वांग ताओ की ओर देखा। सच कहूं तो उसे इस व्यक्ति का लहजा बहुत बुरा लगा। आप कोई बड़े तो नहीं हैं, आपको ये पूछने की क्या ज़रूरत है कि कोई किस परिवार से है? वे सब एक जैसे हैं, बस एक दूसरे को एक जैसे ही जान लेना ही काफ़ी है।
व्यापारी तो सब एक जैसे होते हैं, वांग युदाओ ने मन ही मन बुदबुदाया, फिर सहजता से कहा, मैं तो बस एक दवाखाना क्लर्क हूँ, कौन सा परिवार या कौन सा परिवार नहीं से कोई मतलब नहीं। वांग युदाओ के शब्द न तो गर्म थे और न ही ठंडे। उसके बोलने के बाद वांग ताओ का चेहरा तुरंत उतर गया। जो क्यानरोंग ने अपना सिर नीचे कर लिया, न जाने क्या सोच रही थी। वांग चेंग काई उनके पास चुपचाप बैठा रहा, मानो उससे उसका कोई लेना देना ही न हो। भाई चेंग काई, भले ही वे दोस्तों, तुम इन अनजान लोगों को घर में नहीं ला सकते। वांग ताओ को लगा कि वांग युदाओ लापरवाही बरत रहे हैं, लेकिन शांगनान शहर के इस छोटे से कोने में बहुत कम लोग वांग परिवार के किसी सदस्य को यूं ही नाराज करने की हिम्मत कर सकते हैं। वांग चेंग काई ने भावशून्यता से वांग ताओ को देखा, उसका चेहरा भी कुछ नाराज था, फिर उसे याद दिलाया, जिया ताओ, तुम लापरवाही से बात नहीं कर सकते। भाई, तुम्हें लगता है कि मैं लापरवाही से बात कर रहा हूँ? आज हम जिन लोगों की मेज़बानी कर रहे हैं, उनमें से ज़्यादातर निमंत्रण लेकर आए हैं। अगर कोई भी अंदर आ सकता है, तो अगर ओल्ड मास्टर को कुछ हो गया, तो कौन जिम्मेदार होगा? वांग ताओ ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं, साफ तौर पर अपनी बात पर बहस करने के लिए तैयार। वांग युदाओ देख रहा था, मन ही मन हंस रहा था। धिक्कार है, ये वांग चेंग काई भी तो नर्म चाकू इस्तेमाल करने वाला इंसान था। ये साफ तौर पर जानबूझकर वांग ताओ के साथ खिलवाड़ कर रहा था। लेकिन वांग ताओ भी ज्यादा चालाक नहीं था। उसके कुछ छोटे मोटे षड्यंत्र जरूर थे, लेकिन वह वांग चेंग काई के सामने बिल्कुल भी नहीं टिकता था। जिया ताओ, तुम्हें अपने शब्दों की जिम्मेदारी लेनी होगी। यह ऐसी बात नहीं है जिसके बारे में तुम या मैं लापरवाही से बोल सकें। और युदाओ तो वाकई एक दवाखाना क्लर्क है, वह तुम्हारे साथ लापरवाही नहीं बरत रहा है। वांग चेंग काई ने शांति से कहा, तो ये तो और भी बुरा है। बस एक मामूली क्लर्क और तुम उसे अंदर ले आए, भाई। वांग ताओ थोड़ा चिंतित था। उसकी नज़रें इधर उधर घूम गईं और उसने तुरंत कहा, मुझे लगता है कि हमें दूसरे चाचा को बुलाकर इस बारे में पूछना चाहिए। ये कहकर वह वांग चेंग काई के चेहरे के बदलते भावों को नज़रअंदाज करते हुए सीधा खड़ा हो गया और वांग जियाशेंग को ढूंढने चला गया। जो क्यानरोंग पूरे समय अपना सिर नीचे किए हुए थी। वांग ताओ के जाने के बाद ही उसने अपना सिर उठाया। वांग ताओ न केवल हैरान हुई, बल्कि उसे भी यह अजीब लगा। वांग युदाओ इस भोज में कैसे हो सकता है? भले ही वांग युदाओ और वांग चेंग काई के बीच अच्छे संबंध हो, वांग चेंग काई जरूरी नहीं कि वांग युदाओ को इस भोज में बुलाए। तुम्हारा ये छोटा भाई, वांग युदाओ ने अपनी भौहें सिकुड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे वह हंसना चाहता हो, लेकिन खुद को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा हो। वह कैसा है? वांग चेंग काई के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। बुरा नहीं है। उसका दिमाग बिल्कुल सीधा है। वो छोटी मोटी शरारतें करना चाहता है, लेकिन बदकिस्मती से उसका आईक्यू उसके साथ नहीं चल पाता। वांग युदाओ ने सरलता से कहा, और पाया कि यह सारांश बिल्कुल सटीक था। ये वांग ताओ के लिए ही बनाया गया था। जो क्यानरोंग ने हंसी दबाते हुए वांग युदाओ की तरफ देखा और मन ही मन सोचा कि यह आदमी वाकई शरारतों से भरा है और उसकी गालियां जहरीली हैं। ऐसा मत कहो, आखिरकार हम परिवार हैं। अपनी इज्जत बचाओ। वांग चेंग काई ने हाथ फैलाए और व्यंग्यात्मक मुस्कान बिखेरी। उसका बकाया आईक्यू तुमने ले लिया, वांग युदाओ ने हल्के से कहा। वांग चेंग काई के चेहरे की व्यंग्यात्मक मुस्कान तुरंत गायब हो गई और फिर उसने कहा, तुम मुझे शैतान क्यों बना रहे हो? तुम अपने छोटे भाई के साथ इस तरह शरारत करते हो और फिर भी तुम शैतान नहीं हो। वांग युदाओ ने भौहें चढ़ाईं।